चलो, सबसे पहले अपन ने लास्ट क्लास में क्या देखा था? एवरीबडी टिल नाउ कंफर्टेबल विथ हिंदी, है ना? अभी सबसे पहले लास्ट क्लास में अपन ने क्या देखा था? हमको करनी पड़ती है क्या चैप्टर्स। सबसे पहले ये देखा कि जो हमारा एग्जाम में पेपर आता है, पेपर के अंदर ले दे के मुझे क्या क्या दिख रहा है? असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटी का असेसमेंट मुझे दिख रहा है, क्या इंटरनेशनल टैक्सेशन मुझे दिख रहा है, असेसमेंट प्रोसीजर, और मुझे टीडीएस और टीसीएस दिखता है। ये चार तो बोलो तो चार क्या है, मेन हीरो है हमारे डायरेक्ट टैक्स के। 70 मार्क्स के अगर डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो कई बार कितना टच किया था उसने? 68 मार्क्स भी टच किया था, है ना? इसके बाद जो कुछ कुछ होता है वो 4 नंबर के या 8 नंबर के कहाँ से उठ के आते हैं? या तो गार्ड से आते हैं या पेनल्टी से आता है, या फिर ऐसे टॉपिक्स जो हम सोचते नहीं है वो वाले वो दे देता है। इसका मतलब जो सी कैटेगरी है, जिसको हम बोलते हैं सी कैटेगरी, इट इज ऑलमोस्ट ओनली टू द 8 मार्क्स। वो 8 मार्क्स की होती है मैक्सिमम। वो कभी पहुंचेगी तो कितनी पहुंचेगी डिस्क्रिप्टिव में? ज्यादा से ज्यादा 12, क्योंकि 70 मार्क्स में उसको अच्छे अच्छे टॉपिक कवर करने हैं। सो अभी तक तो ये पैटर्न हमको किसका समझ में आया था? पेपर का पैटर्न समझ में आया कि पेपर के पैटर्न में यही चार हमारे चैप्टर्स हैं जो मेन हीरो हैं। उसके बाद अब बात करते हैं एमसीक्यू की। तो क्या एमसीक्यू में वो चीजें छोड़ देने वाला है? नहीं। एमसीक्यू में 10 नंबर तो ऐसे होते हैं कि अगर आपने प्रोविजन बहुत परफेक्ट पढ़ के रखे होंगे तो 10 मार्क्स के वो एमसीक्यू आप इजीली क्या कर पाओगे? सॉल्व कर पाओगे। अब चैप्टर सॉर्टिंग की जो मैंने बात की है, चैप्टर सॉर्टिंग कैसी होती है? सबसे पहले जब भी हम पढ़ते हैं हमारे दिमाग को हमको एक मैपिंग देनी पड़ती है। मैपिंग देने का मतलब क्या है? मैपिंग देने का मतलब ये है कि जैसे आज हम स्टार्ट करेंगे इंटरनेशनल टैक्सेशन, सबसे पहले पेज पे तो सिर्फ ये लिखा होगा कि उसके अंदर कितने कितने चैप्टर्स हैं। फिर अगर जैसे मैंने स्टार्ट किया अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, तो एक टॉपिक लिखना पड़ेगा मुझे। टॉपिक जैसे इनका कंपोजिशन क्या है, सॉर्ट ऑफ इंडेक्सेशन जिसको हम बोलते हैं। हम क्या कर रहे हैं अब? चैप्टर के अंदर जंप करेंगे और चैप्टर के अंदर पहले स्टार्ट करेंगे इंडेक्सेशन। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि जब इंडेक्सेशन होगा ना, तो तुमने एक ही पेज पे लिख लिया कि इसमें कंपोजिशन भी आएगा, इसमें वो भी आएगा कि कौन एलिजिबल है अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के लिए, कौन एलिजिबल नहीं है। ऐसे एक टॉपिक में मैंने लिस्ट बना ली। अभी हमको लगेगा मैम इतना क्यों कर रहे हैं, पर अब हम जंप करेंगे कि इसमें हम चैप्टर का भी एबीसी एनालिसिस करेंगे। एबीसी एनालिसिस का मतलब ये नहीं है कि सी वाले को हम छोड़ देंगे, पर हमें पता होना चाहिए, हमारे दिमाग को एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि ये एरिया वो है जहां से क्वेश्चन ज्यादा पिक होता है। तो जैसे मैंने अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग में बोला तुमको कंपोजिशन, मैंने फिर ये बोला कि एलिजिबल कौन है अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के लिए, कौन एलिजिबल नहीं है, बाइंडिंग किस पे होगा, ठीक है। उसके बाद कब ये वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा, कितने टाइम के लिए अपॉइंटमेंट होता है, कितने टाइम के लिए रीअपॉइंटमेंट होता है, ये सब हम अभी लिखेंगे। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग के भी चैप्टर सॉर्टिंग क्या होता है। तो मैंने क्या किया पता है? ऑन द टिप क्या याद कर लिए कौन कौन से टॉपिक्स इस चैप्टर में आने वाले, कौन कौन सी चीजों को हम पढ़ने वाले। जब तुम अब अगली बार मेरे साथ जितनी बार रिवाइज कर लोगे होगा, अगली बार जब तुम रिवाइज करोगे ना कॉपी भी बंद होगी, फिर याद आएगा सबसे पहले हमने कंपोजिशन किया था। कंपोजिशन में हमने क्या किया था? 5 स्टार मार्क करवाया होगा। उस कंपोजिशन में भी हम लिख लेंगे इससे एमसीक्यू आता है क्या आता है। तो तुम्हारे दिमाग को ना किस किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं उस चैप्टर से रिलेटेड वो भी पता होगा। और जब ये चीजें पता होती हैं तो हम क्या कर पाते हैं? जब वो 15 मिनट होते हैं, वी डोंट गेट पैनिक, हमारा पैनिक लेवल क्रिएट नहीं होता है फिर। तो इसका मतलब सबसे पहले हम चैप्टर सॉर्टिंग पे जाएंगे। चैप्टर सॉर्टिंग में हम टॉपिक वाइज लिखेंगे, इस चैप्टर में ये टॉपिक है। उसके साथ हम लोग एक साइड लिखेंगे एमसीक्यू वाले, टिक कर लेंगे ऊपर, जैसे मैंने हेडिंग डाल दी एमसीक्यू, तो टिक कर लूंगी कि कौन कौन से टॉपिक एमसीक्यू में आ सकते हैं, कौन से ऐसे जो डायरेक्ट प्रोविजन से रिलेटेड एमसीक्यू में आएंगे, कौन से ऐसे हैं जिसकी केस स्टडी आ सकती है, किसका एडजस्टमेंट कहीं और मुझे मिल सकता है। चैप्टर सॉर्टिंग से क्या हो गया? दिमाग को एक मैपिंग तो मिल गई कि कौन से टॉपिक को कैसे पढ़ना होता है। और ये सब किस पे बेस्ड है? ये सारा जो एनालिसिस तुम नहीं कर चुके हो, मैं कर चुकी हूँ पेपर का, तो उससे समझ में आ रहा है कि कैसी कैसी चीजें मुझे डीटी में देखने को मिलेगी।
अब इसके बाद जैसे ही मैंने स्टार मार्क करवा दिया, सब कुछ करवा दिया, तो तुमको रिवीजन के टाइम भी पता होगा अच्छा इसका एमसीक्यू ऐसा बन सकता है। और जब पेपर तुमको दिखेगा ना, जैसे हमने लास्ट टाइम अभी पेपर एनालिसिस में ये भी देखा, क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा आता है, क्वेश्चन 2 कौन सा आता है, क्वेश्चन 3 में एबीसी में क्या आता है, 4 में एबीसी में क्या आता है, 6 में क्या आता है। तो अब तुम मेरे साथ जैसे 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 इंटरनेशनल टैक्सेशन कंप्लीट हो गया मेरा, सपोज करो आज वो दिन है जब मेरा पूरा इंटरनेशनल टैक्सेशन खत्म हो चुका है। अब पता है इससे क्या होगा, जैसे मेरा इंटरनेशनल टैक्सेशन खत्म हुआ, मैं तुमसे 5 पेपर्स उठवाऊंगी, 15 मिनट का तुमको टाइम अलॉट करूंगी, यहाँ पे टाइमर लग जाएगा। ये 15 मिनट तुम्हारे वही है जीवन के जो तुम वहां जाके प्रैक्टिस करते हो ना एकदम फर्स्ट टाइम की, चल अब 15 मिनट पढ़ते हैं, नहीं अब तुम यहाँ प्रैक्टिस करके जाओगे। तो तुम्हें पता रहेगा कि क्वेश्चन नंबर 3 में मुझे इंटरनेशनल टैक्सेशन का क्वेश्चन मिलता है, जल्दी से जंप करोगे तुम पेपर पे, क्वेश्चन नंबर 3 में वो इंटरनेशनल टैक्सेशन का क्या ढूंढोगे, क्वेश्चन ढूंढोगे। तुम्हें पता होगा कि हाँ क्वेश्चन 6 में मैम ने बताया था सी पे भी मुझे इंटरनेशनल का क्या मिलता है, आई ऑल्सो गेट ऑन क्वेश्चन नंबर सी इंटरनेशनल टैक्सेशन का मुझे क्या मिलता है, आई गेट द क्वेश्चन। अब क्या होगा, तुम्हारे दिमाग को प्रैक्टिस किस चीज की होगी, वो 15 मिनट को यूटिलाइज कैसे करना होता है। हम तो क्या करते हैं, जाते हैं, ये रहा मेरे पास पेपर, ये खोल के फर्स्ट तो छोड़ ही दो, अभी पढ़ना ही नहीं फर्स्ट में को, ये चले हम लास्ट पे, लास्ट से ढूंढना चालू करते हैं, अच्छा इसमें ये इसमें ये है। 15 मिनट में अगर मेरे दिमाग को वैसी चीजें नहीं मिली तो गए भैया, अब तो नवंबर में आना है या मई में आना है, या फिर हो गया और वैसे पढ़ेंगे, ऐसा करना पड़ता है, अब गलतियां समझ में आ रही है। तो वो चीजें हमको नहीं करनी है। एवरी अटेम्प्ट मैटर्स अ लॉट। तुम्हारा एक एक अटेम्प्ट क्या है बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि समझो सीए बनने के बाद हो सकता है तुम सैलरी 4 महीने की तुम्हारी जा रही है, एंड दैट इज ऑल्सो वेरी मच इम्पोर्टेंट। पेरेंट्स हो सकता है वेट कर रहे हो कि अब कब सीए बनेगा, कब सीए बनेगी। तो ऑलरेडी हमारे अगर अटेम्प्ट्स लग चुके हैं या फर्स्ट अटेम्प्ट है या फिर जाने ही वाले हैं, तो एक बार में फोड़ के आना है, बार बार उसको मौका नहीं देना। चल तो अब नवंबर में भी मेरा क्या करो, मेरे को फोड़ लो, तुम मेरे को मई में भी फोड़ लो, हमको क्या करना है, एक एक चीज की क्लैरिटी दिमाग में होनी चाहिए। जो लोग लेट ज्वाइन कर रहा है आई वुड रिक्वेस्ट टू ज्वाइन ऑन टाइम, क्योंकि ऑलरेडी मैंने चैप्टर सॉर्टिंग समझा दिया है एंड ये क्लास 1.5 घंटे की होगी, एक एक मिनट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो ट्राई टू ज्वाइन ऑन टाइम। तुम्हारा बहुत सारा पार्ट नहीं तो छूटता जाएगा, और रोज रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं हो पाती है, ठीक है। जिसको कभी लग रहा है कि आज के दिन हम नहीं ज्वाइन कर पाएंगे, एक्सेप्शन सोना है, इसलिए मुझे मैसेज मत करना कि मैम नींद आ रही है तो आज हम ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। अपने आप से ये चीटिंग मत करना, मुझे पहले ही मैसेज करना कि कोई अर्जेंसी आ गई है नहीं ज्वाइन कर पाएंगे, वो रिकॉर्डिंग तुमको ड्राइव पे अवेलेबल हो जाएगी, तुम ड्राइव पे जाके मैं लिंक शेयर कर दूंगी, तुम मेरी क्या देख सकते हो, रिकॉर्डिंग देख सकते हो। तुम्हारे लिए एक फिल्टर भी लगा देती हूँ, मैक्सिमम 3 रिकॉर्डिंग तुमको अवेलेबल करवाऊंगी, नहीं तो पता चला सोने के चक्कर में तुम मैसेज किए जा रहे हो कि मैम आज, मैम आज, ठीक है, वो नहीं चलेगा। ठीक है, तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर सॉर्टिंग। अभी लिखते जाओ, ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे रहेगी, तो जिनका छूटा है वो स्टार्टिंग के 5-7 मिनट जरूर देख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें समझाया चैप्टर सॉर्टिंग हम कैसे करेंगे। ठीक है, चलो अब भी सबके पास है बीबी सर की बुक है, हाँ कि ना, हाँ है तो ऐसे, ना है तो ऐसे कर लो। ठीक है, हम यहाँ पे साइन लैंग्वेज भी सीखेंगे, बढ़िया। और पूजा को यूज करना भी आता है उस चीज को कि हम थम्स अप यहीं पे जूम पे भी कर सकते हैं, मुझे सबका दिख जाएगा। मिथिलेश यूज करना आता है, आता है, आता है, करेंगे करेंगे। चलो सबसे पहले हमें पता है, सबसे पहला पेज खोलो और बड़े से अक्षरों में हमको क्या लिखना है, इंटरनेशनल टैक्सेशन, ये 30 नंबर का है। ठीक है, हमने देख लिया है चैप्टर एनालिसिस, पेपर एनालिसिस की 30 नंबर का शौक है इनको पूछने का, इंटरनेशनल टैक्सेशन। ठीक है, सबसे पहला हेडिंग डाल लो, चैप्टर नंबर, ये इंटरनेशनल टैक्सेशन। एक मिनट हाँ।
इसमें सबसे पहले जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो और कोई नहीं है, और जो तुमको सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है, दैट इज योर एनआर टैक्सेशन। सबके वीडियो ऑन कर लो। सबसे पहला लिखो फर्स्ट एनआर टैक्सेशन। सबसे पहले तुम क्या लिखोगे? इंटरनेशनल टैक्सेशन, तो तुम्हारी सिर्फ हेडिंग होगी। इसमें क्या लिखोगे? 30 मार्क्स। ठीक है। अब सेकंड क्या लिखोगे? यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए एनआर टैक्सेशन, जिसके बेसिस पे पूरी चीजें समझ में आएगी कि भैया रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है, तभी तो इंटरनेशनल टैक्सेशन में हम आएंगे। फिर सेकंड जो छोड़े नहीं छूटता हमारे इंस्टीट्यूट से, वो क्या है तुम्हारा? ट्रांसफर प्राइसिंग। हर अटेम्प्ट में इसका एक क्वेश्चन मिलता ही मिलता है, ट्रांसफर प्राइसिंग। फिर हमारे इंस्टीट्यूट से जो छोड़े नहीं छूटता वो क्या है? डीटी डबल ए। फिर इसके बाद आता है तुम्हारा इक्वलाइजेशन। और फिर फिफ्थ में आता है तुम्हारा अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग। अब ये सिक्स्थ कैटेगरी में लिख रही हूँ अदर्स की। अदर्स की क्यों? क्योंकि ये जो ट्रिटीज वगैरह है, इरोजन वगैरह, मुश्किल से 4 नंबर या 5 नंबर का न्यू कोर्स में आता है, और ओल्ड कोर्स में तो ये है ही नहीं। ठीक है, न्यू कोर्स में आएगा और ओल्ड कोर्स में ये चीज हमारे पास है ही नहीं। ठीक है। अब यहाँ पे मुझे किसको स्टार मार्क करके चलना ही है कि जिसके बिना तो पेपर कभी बनता नहीं है, वो है ये वाला सबसे पहले। इसको तो उसको कंपलसरी देना है, तो इसको हमने दिया 3 स्टार। इसके बिना इसका पेपर बनता ही नहीं है। फिर इसके बाद इसको भी दो 2 स्टार। ये कभी कभी दिखने वाले हैं, लेकिन दिखेंगे तो बहुत दिखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे 1 स्टार का मतलब हमारे लिए है जो आ सकते हैं कभी, पर इन दोनों को तो बहुत फोकस करना है, और ये भी 2 स्टार। ठीक है। कम से कम अब माइंड को ये समझ में आया कि इंटरनेशनल टैक्सेशन में सबसे ज्यादा फोकस इन 3 चीजों पे होगा। ठीक है। इसमें हमेशा क्या आ सकते हैं? इसमें क्वेश्चन आते हैं, कंप्लीटली इसी का क्वेश्चन आएगा, ये कहीं जुड़ के नहीं आता है। ठीक है। उसके बाद ये भी कंप्लीट क्वेश्चन होता है, इसका भी कंप्लीट क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पे ये केस स्टडी वाले भी हो सकते हैं, ये क्वेश्चन भी हो सकता है, और ये हमेशा क्या होता है? थ्योरी क्वेश्चन। और ये भी क्या है? थ्योरी क्वेश्चन। इसका मतलब इंटरनेशनल टैक्सेशन में एमसीक्यू के चांसेस कितने हैं? तो एमसीक्यू के चांसेस मिनिमम होते हैं। अब वो कहाँ कहाँ तुम्हें एमसीक्यू मिलेंगे वो हम आगे लिखते जाएंगे। तो फर्स्ट पेज पे तो तुम्हारा सिर्फ एक सॉर्टिंग ये होनी चाहिए कि किस टॉपिक में से क्या क्या आ सकता है। लिख लो, फिर मुझे बताओ। डन हो गया तो सब लोग थम्स अप कर देना। ठीक है। अब हम स्टार्ट कौन सा करेंगे? अब नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। हम अभी आज के लिए छोटा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि अपने को भी सुकून मिले कि एक अच्छा टॉपिक हमने कवर कर लिया। अभी के लिए हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग। अब अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग करते वक्त भी मुझे क्या यहाँ पे इंडिविजुअली टॉपिक वाइज भी सॉर्टिंग करनी है? अरे रे, अभी से नींद कैसे आ गई? अभी तो उठ के आए अपन। ऐसा नहीं चलेगा। अभी कितना क्लास चालू है? 20 मिनट हुए और अपने को एंटर हुए 10 मिनट। पेज नंबर तुम्हारा सर की बुक में है 98। आ जाओ उस पे। कहाँ है तुम्हारा?
अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, क्या बोला, इससे क्या आएगा, थ्योरी क्वेश्चन। अब इसमें एमसीक्यू कहाँ आएगा वो टॉपिक मैं तुमको बता दूंगी कि इससे एमसीक्यू आने के चांसेस हैं, ठीक है। सो आई विल टेल यू कि कहाँ पे एमसीक्यू आ सकते हैं, तो एटलीस्ट मैपिंग विल बी देयर इन द माइंड कि कहाँ पे किधर चीज को समझ के चलना है। अब सबसे पहले यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा कंपोजिशन, तो पहला टॉपिक यहाँ पे कवर होता है हमारा क्या, कंपोजिशन। देन पर्सन एलिजिबल फॉर authority of advance ruling, then person not eligible for authority of advance ruling। ये रहा जहां पे मुझे एमसीक्यू मिलते हैं, फीस। यहां से आता क्या है, एमसीक्यू, ठीक है। इसके बाद है प्रोसीजर, एंड प्रोसीजर के बाद बाइंडिंग किस किस पे है, इससे जनरली मुझे मिलती है केस स्टडी, और इससे वो क्या केस स्टडी बनेगी वो अपन देख सकते हैं अभी, ठीक है। यहाँ से मुझे मिलेगी स्पेसिफिक कोई केस स्टडी आनी है तो वो यहाँ से आती है। और लास्ट मेरा एक टॉपिक आता है यहाँ पे, अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट। ठीक है, लिख लिया, बाकी लिख लिया तेजू, चलो स्क्रीन हटा दूं, ठीक है, स्क्रीन हटा रही हूँ। अब चलो, अब सबसे पहले मुझे स्टार्ट करना है अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, जिसमें कौन कौन है ये हम थोड़ा बाद में देखेंगे। हाउ द कंपोजिशन इज बीइंग डन फॉर अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, इसको बाद में देखेंगे। सबसे पहले हु इज एलिजिबल फॉर अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, तो ध्यान से सब इधर सुनते जाना, ठीक है, चीजें अच्छे से समझ में आती जाएंगी। सबसे पहले अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास कौन जा सकता है, दिमाग में एकदम क्लैरिटी रखना, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास रेसिडेंट भी जाता है, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास नॉन रेसिडेंट भी जाता है। तो अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास अभी लिखना बंद, वो मैं लिखवा दूंगी कैसे लिखना, रेसिडेंट भी जाएगा, नॉन रेसिडेंट भी जाएगा, रेसिडेंट भी जाएगा, नॉन रेसिडेंट भी जाएगा। लेकिन जब बात आती है किसकी, रेसिडेंट की, तो रेसिडेंट खुद के लिए भी जा सकता है, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट के बिहाफ के लिए भी जा सकता है, रेसिडेंट खुद के लिए भी जा सकता है, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट के बिहाफ पे भी जा सकता है। तो पहली चीज तो मुझे ये क्लियर हुई कि रेसिडेंट भी जाएगा, नॉन रेसिडेंट भी जाएगा, रेसिडेंट खुद के लिए भी जाएगा, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट के बिहाफ पे भी जाएगा। यहाँ पे जब रेसिडेंट खुद के लिए जाता है तो इसको एक मॉनेटरी लिमिट है, पर जब रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट के लिए जाता है तो कोई लिमिट नहीं है, तुम 1 रुपए के लिए भी चले जाओ उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर ऑब्वियसली 1 रुपए के लिए कोई नहीं जाएगा, एक बोलने की बात है, कोई मॉनेटरी लिमिट नहीं है। तो दिमाग में सबसे पहले रेसिडेंट भी जाएगा, नॉन रेसिडेंट भी जाएगा, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट के बिहाफ पे भी जाएगा, रेसिडेंट खुद के लिए भी जा सकता है। लेकिन जब जब रेसिडेंट खुद के लिए जा रहा है तो एक मॉनेटरी लिमिट है जिसमें बोलते हैं ट्रांजैक्शन लिमिट। जो क्या है, ट्रांजैक्शन लिमिट कितनी होनी चाहिए, ट्रांजैक्शन लिमिट तुम्हारी 100 करोड़ होनी चाहिए।
अब यहाँ पे जो साइन है ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा है, मतलब अप टू अप टू अप टू, ये मेन चीज मुझे याद रखनी है। यहाँ एक्सीडिंग नहीं लिखा है। 100 करोड़ भी ट्रांजैक्शन लिमिट होगी तब भी हम अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास जा सकते हैं। ठीक है, तो बुक में स्टिकी नोट चिपका होना चाहिए और सबसे पहले लिखा होना चाहिए अप टू 100 करोड़ बुक में। क्यों? क्योंकि ये चीजें जो हम जनरली भूलते हैं कि 100 करोड़ से ऊपर था कि 100 करोड़ था, क्या था, यही कंफ्यूजन स्टार्ट होता है। तो बुक में हाईलाइट चीजें जो होंगी वो स्टिकी नोट पे लिखी होंगी और वो होगा कि अप टू 100 करोड़, 100 करोड़ या 100 करोड़ से ऊपर वाले लोग क्या कर सकते हैं। और कौन सा, टैक्स लाइबिलिटी की बात नहीं चल रही, ट्रांजैक्शन की वैल्यू की बात चल रही है, ट्रांजैक्शन वैल्यू। क्योंकि वहां जाके तुम्हारा कंफ्यूजन कई बच्चों को ये आता है, ये ट्रांजैक्शन वैल्यू थी कि टैक्स लाइबिलिटी थी। यहाँ ट्रांजैक्शन वैल्यू लिखा है, ट्रांजैक्शन वैल्यू अप टू कितना होना चाहिए, 100 करोड़ होना चाहिए, उससे ऊपर भी चलेगा। तो पहली चीज जो भूलते हो, मैं बार बार मिस्टेक भी बताऊंगी, और जनरली ये वहां जाके होती है। अभी लग रहा है कि नहीं नहीं ऐसी कैसी मिस्टेक होगी, वहां जब इतना सारा इकट्ठा हो जाएगा ना लिमिट्स, तब जाके समझ में आता है ये सब गड़बड़ चालू होती है। तो सबसे पहले, क्या रेसिडेंट जा सकता है, हाँ या ना? क्या नॉन रेसिडेंट भी जा सकता है? नॉन रेसिडेंट की लिमिट है? कोई लिमिट नहीं है। रेसिडेंट के लिए लिमिट है 100 करोड़ से नीचे जा सकते हैं ना, फिर अप टू 100 करोड़ या 100 करोड़ के ऊपर, 100 करोड़ या 100 करोड़ के ऊपर हम जा सकते हैं। अच्छा, ये टैक्स लाइबिलिटी 100 करोड़ के ऊपर होनी चाहिए, फिर क्या होना चाहिए? देखो अब जब पूछू ना तो तुम अनम्यूट करके बोल सकते हो, ऐसे मुझे साइलेंट मोड पे डिस्कशन। ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होना चाहिए, 100 करोड़ तक या उससे ऊपर होनी चाहिए, ये चीज मेरे दिमाग में रहनी ही चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद एक और है रेसिडेंट जो जा सकता है, एक और रेसिडेंट है जो जा सकता है। ये जो भी ज्वाइन हुए हैं, सबसे पहले प्रॉपरली बैठो आप। ये अभी अभी जो भी ज्वाइन हुआ है उसको प्रॉपरली बैठो आप पहले, सबसे पहले लेट के पढ़ाई नहीं होती। चलो, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, क्या क्या होना चाहिए तुम्हारे पास। अगर नॉन रेसिडेंट जा रहा है, एक और रेसिडेंट है, एक और रेसिडेंट है जो जा सकता है। कौन है वो रेसिडेंट, मुझे याद नहीं आ रहा, बहुत ज्यादा उसको स्पेशल चीजें देके रखी, वो है पीएसयू। पीएसयू जा सकता है, पीएसयू को बहुत सारे ना स्पेशल चीजें देके रखी हैं। तो रेसिडेंट में पीएसयू भी जा सकता है, रेसिडेंट खुद भी जा सकता है। जब रेसिडेंट खुद जा रहा है तो 100 करोड़ की उसकी क्या होनी चाहिए, ट्रांजैक्शन वैल्यू होनी चाहिए, उसके ऊपर भी चलेगा। नॉन रेसिडेंट की कोई लिमिट मुझे देके नहीं रखी है, नॉन रेसिडेंट की क्या नहीं दी है, कोई भी लिमिट मुझे नहीं देके रखी है। अब यहाँ पे आती है बात किसकी, फीस की बात आती है। फीस की बात जब आती है ना, तो मिनिमम फीस जो चालू होती है वो कितने से चालू होती है, मिनिमम फीस 2 लाख। याद रखना, मिनिमम फीस ही देनी पड़ेगी 2 लाख, लेकिन किसको, चाहे वो रेसिडेंट हो या फिर क्या हो, वो नॉन रेसिडेंट हो। तो स्लैब ऑफ द फीस स्टार्ट ही किससे होता है, 2 लाख से मेरा स्लैब ऑफ द फीस स्टार्ट होता है। तो कभी भूलेंगे नहीं कि मुझे स्लैब किससे स्टार्ट करना है। तो जब भी आप फीस पेमेंट करने जाते हो, मिनिमम 2 लाख का फीस पे होता है। ठीक है, अब ये मिनिमम 2 लाख कहाँ से स्टार्ट होगा, 100 करोड़ से। अभी भी हमने 100 करोड़ की बात की ना, तो यहाँ पे भी स्लैब भी किससे स्टार्ट होगा, 100 करोड़ से। अप टू 100 करोड़ याद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि रेसिडेंट के लिए स्लैब दिया ही है उसने 100 करोड़। तो अप टू 100 करोड़ वो सबको बोल रहा है, तुम्हें मिनिमम 2 लाख की फीस मुझे देनी ही पड़ेगी। अप टू 100 करोड़ 2 लाख की फीस है। 100 करोड़ से अबाउ 300 करोड़ तक, 100 करोड़ से अबाउ 300 करोड़ तक कितनी हो जाएगी फीस तुम्हारी, हो जाएगी 5 लाख। 100 करोड़ से अबाउ 300 करोड़ तक मेरी फीस कितनी है, 5 लाख, और 300 करोड़ से अबाउ पहुंच गए 10 लाख। एटलीस्ट आई नो कि स्लैब कहाँ से स्टार्ट होगा, कि 100 करोड़ तक कितना है, 2 लाख। 100 से अबाउ 300 करोड़ तक कितना है, 5 लाख। और हमारा किससे अबाउ हो गया, हमारा 300 करोड़ से अबाउ हो गया 10 लाख। ये कहाँ मिलेगा मुझे, ये एमसीक्यू में मिलेगा। उसने बोल दिया उसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू इतनी है, तो फीस क्या लगती है, और ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। ट्रांजैक्शन वैल्यू उसने दे दिया मुझे 250 करोड़, अरे 250 करोड़ के लिए मेरी फीस कितनी है, कितनी है, कितनी है, तो 100 से 300 करोड़ के बीच में आ रहा है, फीस मेरी 5 लाख आ गई, ये तुमने टिक कर दिया,
मतलब OMR शीट में तुमने सर्कल कर दिया, तुम्हारे 1 नंबर पक्के। और ये ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं, जितने तुमको ये 100 क्वेश्चन दे के रखे ना उसने MCQ बुकलेट में, जो इतने टफ है वैसे नहीं आते हैं। वो एक ही चीज आती है, केस स्टडी तुम्हारी थोड़ी लंबी आती है, उसके बाद के सारे क्वेश्चंस तुम इजीली क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो अभी तक हमने जितना किया, सबसे पहले क्या है, रेसिडेंट भी जाएगा, नॉन रेसिडेंट भी जाएगा। रेसिडेंट जाएगा खुद के लिए तो अप टू 100 करोड़ क्या होनी चाहिए, ट्रांजैक्शन वैल्यू होनी चाहिए। नॉन रेसिडेंट जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, कोई लिमिट ही नहीं है, कितने पे भी जाओ। रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट के बिहाफ पे भी जा सकता है, PSU भी जा सकता है, लेकिन PSU की फीस सिर्फ कितनी देके रखी है, 10,000। PSU के लिए बिल्कुल बोला था ना, स्पेशल ट्रीटमेंट है, तो 10,000 फीस है। किसके लिए, PSU के लिए। कितनी फीस है, 10,000 की फीस है। बाकी लोगों की मिनिमम फीस कितने से स्टार्ट होगी, 2 लाख से। मिनिमम फीस कितने से स्टार्ट होगी, 2 लाख से। अप टू 100 करोड़ 2 लाख, 100 से अबाउ 300 तक कितनी होगी, 5 लाख। फिर उसके बाद किससे अबाउ, हमारी 300 करोड़ से अबाउ कितनी हो जाएगी, 10 लाख होगी। तो क्या अभी रजिस्टर होना स्टार्ट हुआ कि फीस इतनी होती है और इतने इतने लोग जा सकते हैं। अब जहां से केस स्टडी बनती है, पहले वो सुनो। हम पूरा रीड करेंगे, लेकिन एक पूरा समरी याद हो जाएगी तब रीड करेंगे। अब हम पहले रीड नहीं करेंगे, रीडिंग भी बाद में होगी हमारी। सबसे पहले यहाँ पे बोला है, PSU को फिर एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया। PSU को बोला है, अगर तुम्हारा केस AO के पास पेंडिंग है, अगर तुम्हारा केस ITET के पास पेंडिंग है, तुम कहाँ जा सकते हो, तब भी अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास जा सकते हो। AO को बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, हम PSU को बोल रहे हैं कि अगर तुम्हारा केस कहाँ पेंडिंग है, AO के पास पेंडिंग हो। अगर तुम्हारा केस कहाँ पेंडिंग हो, ITET के पास भी पेंडिंग हो, तब भी तुम कहाँ पहुंच सकते हो, तुम अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग लेने पहुंच सकते हो। लेकिन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं, वहां पेंडिंग है तो अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग किससे छोटा है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से छोटा है, तो वहां आप नहीं जा सकते। तो PSU कब जा सकता है, चाहे AO के पास पेंडिंग हो केस, चाहे ITET के पास केस पेंडिंग हो, वो जा सकता है। लेकिन हाई कोर्ट के पास उसका केस पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट के पास उसका केस पेंडिंग है, भाई साहब नहीं जा सकते। सेकंड, बाकी का क्या करें, बाकी का कहीं भी पेंडिंग होगा, कहीं भी, मतलब AO हो, ITET हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, नहीं जा सकते। वो रिजेक्ट कर देगा आपके केस को। अगर आपका केस कहाँ पे पेंडिंग है, आपका AO के पास पेंडिंग है, आपका केस कहाँ पेंडिंग है, ITET के पास पेंडिंग है, रिजेक्टेड। PSU का AO के पास पेंडिंग है, ITET के पास पेंडिंग है, एक्सेप्टेड। तो PSU जा सकता है, बाकी कोई भी नहीं जा सकता, उसका कहीं भी केस पेंडिंग हो तो। फिर से रिपीट करते हैं, रेसिडेंट जाएगा, नॉन रेसिडेंट जाएगा। रेसिडेंट खुद के लिए भी जा सकता है, 100 करोड़ होना चाहिए। रेसिडेंट दूसरे के लिए भी जा सकता है, कोई लिमिट नहीं है। PSU जाएगा, कोई लिमिट दिए क्या, कुछ नहीं दिए। PSU की फीस कितनी है, 10,000 है। अभी सिर्फ लर्निंग पे ध्यान दो, बहुत अच्छे से लर्न होगा, बार बार रिवाइज होगा, सिर्फ सुनते जाओ, फिर रीडिंग करेंगे, कुछ मत लिखना, अभी मैं लिखवा दूंगी सारा। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पे बोला फीस मिनिमम 2 लाख होनी चाहिए। कहाँ से, 100 करोड़ तक 2 लाख, 100 करोड़ के अबाउ 300 करोड़ तक कितनी होगी, 5 लाख, और 300 करोड़ से अबाउ मेरी होगी कितनी, 10 लाख हो जाएगी फीस। दिस विल बी माई फीस। फिर इसके बाद कौन जा सकता है, ITET के पास पेंडिंग है, AO के पास पेंडिंग है, चले जाओ भैया PSU, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सबके लिए ना ना ना, कहीं भी पेंडिंग है, बिल्कुल ना। अब यहाँ मैं एक लिंकेज जोड़ रही हूँ, आई एम गिविंग अ लिंकेज। ये जो बाइंडिंग नेचर है, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने ऑर्डर दिया, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने क्या दिया, ऑर्डर दिया। ये किस पे बाइंडिंग होता है, जो SSC अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग लेने गया उसी पे बाइंडिंग होगा, उसी ट्रांजैक्शन पे बाइंडिंग होगा, एंड अप टू द लेवल ऑफ CIT, अप टू द लेवल ऑफ व्हाट, CIT, इनकम टैक्स अथॉरिटी पे भी बाइंडिंग होगा, अप टू द लेवल ऑफ CIT। मतलब ITET रिवाइज कर सकता है क्या, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के ऑर्डर को, हाँ ITET रिवाइज कर सकता है। क्यों, क्योंकि बाइंडिंग ही नहीं है उस पे बाइंडिंग नहीं है। तो पहला क्लॉज तो मुझे ये क्लियर करना है कि किस किस पे बाइंडिंग होता है, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग किस किस पे बाइंडिंग होता है। तो ये बाइंडिंग होगा नंबर 1, जो SSC गया उस पे, जो ट्रांजैक्शन है उस पे, और
इनकम टैक्स अथॉरिटी अप टू द लेवल ऑफ सीआईटी, इनकम टैक्स अथॉरिटी अप टू द लेवल ऑफ सीआईटी। क्या तीन चीजें ये समझ में आई किस पे बाइंडिंग होता है? यहाँ तक पिक्चर क्लियर है कि बाइंडिंग है एसएससी पे, बाइंडिंग है ट्रांजैक्शन पे, बाइंडिंग है अप टू द लेवल ऑफ सीआईटी पे। अब बहुत ध्यान से सुनना, मैंने पीएसयू को क्या कहा? मैंने पीएसयू को कहा तुम क्या कर सकते हो, एओ के पास तुम्हारा केस पेंडिंग है, पहुंच जाओ। कहाँ पहुंच जाओ? तुम अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास पहुंच जाओ। आईटेट के पास पेंडिंग है, तुम कहाँ पहुंच जाओ? ये इसके अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास पहुंच जाओ। ठीक है, पीएसयू आ गया, तुम सब अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग हो, मैं पीएसयू, मैं तुम्हारे पास आ गई, तुमने ऑर्डर दे दिया। ये ऑर्डर किस पे बाइंडिंग है? ये ऑर्डर तो सिर्फ अप टू द लेवल ऑफ सीआईटी पे बाइंडिंग है, और मैं ठहरी पीएसयू, तुमने ऑर्डर दे दिया। इसका मतलब ये आईटेट पे तो बाइंडिंग है ही नहीं। अब अगर सपोज करो पीएसयू का केस आईटेट पे पेंडिंग चल रहा था और आईटेट को ये डिसीजन अच्छा नहीं लगा, क्या आईटेट रिवाइज कर सकता है इस ऑर्डर को? बिल्कुल कर सकता है पीएसयू के केस में, क्योंकि ये तो उस पे बाइंडिंग ही नहीं था। ये क्या नहीं था? ये तो उस पे बाइंडिंग ही नहीं था। तो मैंने क्या क्या बोला? मैंने ये बोला कि पीएसयू जा सकता है अगर आईटेट या एओ के पास उसका केस पेंडिंग है, पहली चीज। अगर अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने ऑर्डर दे दिया, आईटेट को अच्छा नहीं लगा पीएसयू के केस में, क्या ये ऑर्डर रिवाइज कर सकता है आईटेट? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि आईटेट पे बाइंडिंग नहीं होता। चलो पीएसयू को छोड़ के दूसरे लोगों की बात करते। मैम कैसी बात कर रहे हो, जा ही नहीं सकते वो तो रिवीजन की तो बात ही नहीं आती। सिर्फ एक केस में अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग का केस रिवाइज होता है, और वो है आईटेट। कौन सा केस है? सिर्फ आईटेट है और पीएसयू है। पीएसयू है, आईटेट है, तभी केस रिवाइज होगा। और ये केस स्टडी बना के 4 नंबर की इंस्टीट्यूट देता है, और रिपीटेड आती भी है। ये ऐसा नहीं है कि एक बार आ गई तो कभी आएगी नहीं, उसके पास क्वेश्चन बनाने के लिए उतने ही होते हैं। तो वो कैसे भी पूछे इसको, मेरे दिमाग में फ्रेमिंग हो जानी चाहिए कि आईटेट रिवाइज कर सकता है पीएसयू के ऑर्डर को। पीएसयू के लिए अगर अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने ऑर्डर दिया है तो आईटेट कैन रिवाइज इट। क्या यहाँ तक क्लैरिटी आ गई? ठीक है। अब इसके बाद हमने अभी तक क्या किया? कौन कौन जा सकता है? पहली चीज हमने क्या किया? फीस कर ली। कौन कौन जा सकता है, फीस क्या है, ये 2 चीजें कर ली। ठीक है, अब बाइंडिंग भी कर लिया हमने कि किस किस पे बाइंडिंग है, ये भी कर लिया कि किस किस पे बाइंडिंग है। अब प्रोसीजर पे आते हैं। प्रोसीजर, तुम चले किसके पास? अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास। हम किसके पास चले? हम चले अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास। अब मैं क्या करूंगी? एसएससी एक एप्लीकेशन लेके जाएगा। एसएससी क्या लेके जा रहा है? एप्लीकेशन लेके जा रहा है अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास। एमसीक्यू एंटर कर रहा है यहाँ पे, इसलिए ध्यान से सुनना। हम चले किसके पास? अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास। अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास जाते से ही हमने क्या करा? एक एप्लीकेशन दी। तो एप्लीकेशन देने वाला कौन है? एसएससी। एप्लीकेशन कौन देगा? एसएससी देगा। एक बार तुमने अथॉरिटी, तुम सब अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग हो, मैंने तुमको क्या दे दी? एप्लीकेशन दे दी। तो अब तुम लोग क्या करोगे? तुम लोग क्या करोगे? ये जो अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग है, तुमको जो एप्लीकेशन दी, कोमल तुमको एक रूल बताती हूँ सबको, जिसको नींद आना चालू होगी। मैंने पिछली बैच में क्या किया था, जब जब नींद आना चालू है तुम अपनी कॉपी पे बड़े अक्षर में लिखोगे अपना नाम सीए, और आगे अपना नाम लिखो, क्योंकि तुम ये जो जगह हो ना, इतना हमने अपनी प्यारी नींद कुर्बान की है, वो किस लिए की है? वो प्रीफिक्स के लिए। दिमाग को अगर आलस आ रहा है ना, तो उसको उठा दो, जगा दो कि भैया कुछ भी हो जाए, इस बार तो तभी चैन से सोएंगे जब नाम के आगे प्रीफिक्स लगेगा, या एक ग्रुप दे रहे हो तो वो ग्रुप क्लियर होगा। इसके बाद 6 महीने की साइकिल चाहिए ही नहीं, किसी कीमत पे नहीं चाहिए। चाहे वो पेपर इतना लेवल का बना दे कि अंदर से एक वर्ड पे भी पूछ ले तो मेरे को तो वो भी क्रैक करते आना चाहिए। तो जब जब नींद आए ना, तो मैं बस इतना एक नाम ले देती हूँ, तो वो बच्चे को समझ में आ जाता है कि अब हमको एक रस्म निभानी है, वापस से सीए नाम लिखना, अपने आप को याद दिलाना है कि आलस का स्कोप नहीं है। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे अभी मैं किस पे थी? कहाँ पे मैं कौन सी चीज बता रही थी तुमको? अनम्यूट करके याद दिलाओ यार। प्रोसीजर। तो मैंने तुमको एप्लीकेशन दे दी। ठीक है, अब भाई साहब तुम्हारे पास एप्लीकेशन आ गई, तुम कहाँ जाओगे? तुम एप्लीकेशन किसको फॉरवर्ड करोगे? तुम हो अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग।
याद रखना CIT को क्या होगी या PCIT को फॉरवर्ड होगी एप्लीकेशन, ये इंपॉर्टेंट है। इंस्टीट्यूट दे के पूछेगा किसको फॉरवर्ड करोगे, AO को करोगे, CIT को करोगे, PCIT को, DGIT को, किसको फॉरवर्ड करोगे, CIT को। क्यों फॉरवर्ड कर रहे हैं CIT या PCIT को? हम फॉरवर्ड इसलिए कर रहे हैं कि देख लो भैया ये एप्लीकेशन आई है, कहीं तुम में से किसी के पास केस पेंडिंग तो नहीं है, ITET के पास केस पेंडिंग तो नहीं है, क्रॉस चेकिंग के लिए क्रॉस चेक करवा रहा है अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग। तुमने क्या दे दी, एप्लीकेशन दे दी, किसको, CIT PCIT। AO लिखने की गलती मत करना, AO 3 लोग ही होते हैं। AO किसी को पता है कौन 3 है? मनीष नहीं बोलेगा, 3 लोग कौन है AO? हो मेरे को ना जब ऐसा मजा आता है, ताने देने का मौका आता है ना, तो ऐसा लगता है वाह। AO कौन है? तीजू, am I pronouncing your name correct? Yeah, Tijo. Tijo, yeah. हाँ चलो, AO कौन होता है आज हो ही जाए, पता चली जाए आज हमको AO कौन है। Inspector. Assessing officer is. I'm not sure. वेरी गुड, हम असेसमेंट प्रोसीजर तो पढ़ चुके हैं पूरा। AO It's been a long time. ओके कोमल। No, ma'am. रेनू, AO नो AO। मिथिलेश, नहीं। मेहुल, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं हो पाएगा। पूजा, और ये एक और HP कौन है, मुझे तो नाम भी नहीं पता, जिनका वीडियो अभी ऑफ है। No idea, ma'am. Sarthak, my name is. सार्थक, Yes. ओके सार्थक अब्रोल, राइट? ओके, अभी याद हो, यूं पता है तुम्हारे सबके नाम, बट ऐसा नहीं पता मुझे। मेरे इसमें तो नंबर सेव है 200 280, ऐसे तुम्हारे बताऊंगी नाम क्या दिए हुए हैं। चलो, AO ना 3 होते हैं। मनीष का है, अच्छा गायब भी हो गया। ITO होता है, ठीक है। JCAC करके सुना है तुमने, कोई है? तो JCAC के लेवल तक कौन होते हैं? AO होते हैं। AO क्या होता है? JCAC के लेवल तक ये 3 लोग कहाँ पे आते हैं? AO होते हैं। जब तुम अभी मेरे साथ अथॉरिटी ऑफ AO कौन होते हैं? मनीष, तीनों AO के नाम बोलो, कौन कौन AO होते हैं? लिखो। ITO और जॉइंट कमिश्नर। हाँ, जॉइंट कमिश्नर, ACDC और JC, ये 3 है ना, यही सिर्फ AO होते हैं। तो जब भी इंस्टीट्यूट AO बोलता है ना, या फिर हमारा इनकम टैक्स में AO लिखा होता है, ये तीनों को रेफरेंस मिलता है AO, इसके अलावा कोई AO नहीं होता। इनकम टैक्स ऑफिसर, ACDC और तुम्हारा JC, यहीं तक तुम्हारे क्या आते हैं? AO आते हैं। इसके ऊपर तुम्हारा CIT PCIT ये सब चालू हो जाता है। तो यहाँ इसीलिए अगर इंस्टीट्यूट ने AO दे दिया ना बाबा, यहाँ पे किसको नहीं जाता? AO के लिए नहीं जाता है। यहाँ पे मतलब प्रोसीजर में किसको क्रॉस चेकिंग के लिए जा रहा है? CIT को क्रॉस चेकिंग के लिए जा रहा है, PCIT को जा रहा है, लेकिन AO गलती से भी मत लिखना, ठीक है? तो सबसे पहले मैंने एप्लीकेशन दी अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग को। अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने क्या किया? एप्लीकेशन किसको फॉरवर्ड की? AO को नहीं, किसको? CIT PCIT को, CIT PCIT को इसको फॉरवर्ड की। क्या चेक करने के लिए? कोई केस पेंडिंग तो नहीं है, कोई केस पेंडिंग तो नहीं है। अब इसके बाद आ जाओ, अब इसके बाद वो कब कब तुम्हारा क्या कर सकता है? एकदम रिजेक्ट कर देगा तुम्हारा केस। तो हमें याद है, अगर किसी का भी केस कहाँ पेंडिंग हुआ, PSU को छोड़ के कहाँ पेंडिंग हुआ? AO के पास हो, या फिर तुम्हारा कहाँ हो? ITET के पास हो, या फिर हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, प्राइमरली रिजेक्टेड। PSU का कब रिजेक्ट होगा? हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में। तुम चले अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग को बोलने वैल्यूएशन कर दोगे क्या? एसेट की वैल्यूएशन कर दो, इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन कर दो, क्या वो फेयर मार्केट वैल्यू निकालने के लिए बैठा है? नहीं। तो फेयर मार्केट वैल्यू के लिए भी वो क्या कर देगा? रिजेक्टेड। तुम्हारा केस क्या हो गया? रिजेक्ट हो चुका है। चौथा, और कब रिजेक्ट हो सकता है तुम्हारा केस? कुछ याद करके बताओ।
एक तो तुम्हारा हो गया हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पेंडिंग पीएसयू, एक तुम्हारा क्या हो गया किसी का कहीं भी पेंडिंग हो, फिर क्या हो गया फेयर मार्केट वैल्यू निकालने गए, एक तुम चले गए ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल साजिश करके जा रहे हो कि हम टैक्स अवॉइडेंस करते हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हो जिसका क्लियर इंटेंशन क्या दिख रहा है कि तुम टैक्स अवॉइड करने के लिए ये क्वेश्चन पूछने जा रहे हो, तो क्या वो अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग देगा? नहीं। तो जहां इंटेंशन टैक्स अवॉइडेंस का है, क्वेश्चन कैसा भी हो, क्वेश्चन ऑफ लॉ हो या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हो, ये चीज याद से सुनना, इंस्टीट्यूट का दिमाग बहुत चलता है। सिर्फ बोल दिया क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के लिए चले गए तुम अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास, नहीं भैया, क्वेश्चन ऑफ लॉ भी हो सकता है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट भी हो सकता है, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग लॉ भी करता है, फैक्ट भी करता है। तो तुम चले गए अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास, तो ऐसा क्वेश्चन फ्रेम किया जिसमें अवॉइडेंस ऑफ टैक्स है, अवॉइडेंस ऑफ टैक्स है, अवॉइडेंस ऑफ क्या है, टैक्स है, रिजेक्टेड। लेकिन तुम जा रहे हो ये चेक करने के लिए कि गार हम पे एप्लीकेबल तो नहीं होता, गार मतलब जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल, गार मतलब जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल, क्या वो हम पे एप्लीकेबल होता है, उसके लिए जा सकते हो। लेकिन इसके अलावा कोई और ऐसा केस है, इसके अलावा कोई ऐसा केस है कि तुमने ऐसा क्वेश्चन बनाया कि उसको क्लियरली समझ में आ रहा है ये अवॉइडेंस ऑफ टैक्स के लिए, तो आप अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के लिए नहीं जा सकते। डन। तो इसका मतलब कब कब रिजेक्ट हो जाएगा, मेरा रिजेक्ट हो जाएगा अगर क्वेश्चन पेंडिंग है, किसी और का कहीं भी पेंडिंग है, पीएसयू का हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को पेंडिंग है, फेयर मार्केट वैल्यू निकलवाने के लिए जा रहे हो, क्वेश्चन सीधे सीधे क्या दिख रहा है हमको, सीधा सीधा क्वेश्चन दिख रहा है कि ये क्वेश्चन क्या है, अवॉइडेंस ऑफ टैक्स के लिए है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्सेप्ट, एक्सेप्शन ज्यादा याद रखना, एक्सेप्शन से ही केस स्टडी बनती है, एक्सेप्ट गार। यहाँ तक हो गया? ठीक है। अब बाइंडिंग नेचर पढ़ लिया था मैंने, बाइंडिंग नेचर मैंने क्या कहा था कि बाइंडिंग होगा हम पे, जो हम गए, जो ट्रांजैक्शन को लेके गए उस पे होगा, या फिर अप टू द लेवल ऑफ सीआईटी, अप टू द लेवल ऑफ सीआईटी। कब ऐसा होगा कि ये बाइंडिंग नहीं रहेगा? दो केसेस में बाइंडिंग नहीं रहेगा, दो केसेस में बाइंडिंग नहीं रहेगा। दो केस कौन से हैं? व्हाट आर द टू केसेस जब क्या होगा इट विल नॉट बी बाइंडिंग? सबसे पहला केस, अगर लॉ ही चेंज हो गया, भाई लॉ चेंज हो गया तब तो ये बाइंडिंग रहने नहीं वाला। दूसरा, पता चल गया हमको कि ये क्या है, फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट, फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट। अगर हमको लिख लो तेजू, फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट, देखो पर्सनल अटेंशन का ये भी एक मतलब होता है कि सोने भी नहीं देना है। फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट, अगर ये भी दिख गया ना तो वॉइड एब इनिशियो कर देंगे, क्या कर देंगे, शुरू से ही कैंसिल। इसका मतलब जब जब तुमने क्या किया था, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के हिसाब से पैसा वगैरह भरा था, टैक्स भरा था, वॉइड एब इनिशियो, शुरू से कैंसिल, और रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी तुम्हारे लिए। क्या स्टार्ट हो जाएगी? रिकवरी। ये दिया नहीं है पर इंस्टीट्यूट कभी भी गोल गोल घुमा के पूछेगा तो पता होना चाहिए। वॉइड एब इनिशियो का मतलब है 3 साल से हम अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग फॉलो कर रहे थे, तीसरे साल पता चल गया हमको, क्या पता चल गया, भैया तुमने तो मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट किया था, तुमने फ्रॉड किया था, शुरू से वॉइड, शुरू से वॉइड हो जाएगा। यहाँ पे कौन जा सकता है, कौन नहीं जा सकता, फीस क्या होगी, बाइंडिंग क्या होगा, कब ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इतने पॉइंट्स हमने अभी कवर किए हैं। ठीक है। अब मेन क्या बचता है मेरा कि इसका कंपोजिशन क्या होने वाला है। तो कंपोजिशन में कौन कौन आएगा, कंपोजिशन में चेयरमैन आएगा, वाइस चेयरमैन आएगा, और 2 मेंबर आते हैं, एक रेवेन्यू मेंबर होता है मेरा और एक क्या होता है, लॉ मेंबर। एक रेवेन्यू मेंबर होता है, एक क्या होता है, लॉ मेंबर होता है। 4 लोग आते हैं, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, रेवेन्यू मेंबर, लॉ मेंबर। पहले की सिचुएशन अलग थी, अब की सिचुएशन अलग है। जनरली पहले वाले से वो नहीं पूछेंगे क्योंकि जो चीज अब रही ही नहीं उसको वो पूछ के क्या करेंगे। हम उसको एक बार रीडिंग में दिमाग में भर लेंगे कि हाँ भैया थोड़ा बहुत याद होना चाहिए, पर याद मुझे क्या करना है, जो आज की सिचुएशन। तो अब चेयरमैन हो कौन सकता है, तो चेयरमैन कौन हो सकता है, जो कौन होना चाहिए, जज होना चाहिए। कहाँ का जज होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का जज। चेयरमैन कौन हो सकता है, जो क्या होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए, या फिर चीफ जस्टिस होना चाहिए हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट का क्या होना चाहिए, चीफ जस्टिस। तो चेयरमैन कौन हो सकता है, या तो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा या सुप्रीम कोर्ट का जज होगा। सुप्रीम कोर्ट का जज होगा या हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा, सुप्रीम कोर्ट का जज होगा। डन।
ठीक है, तो पहली चीज, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट का जज चेयरमैन बन सकता है। आते हैं वाइस चेयरमैन पे, किस पे आते हैं? वाइस चेयरमैन। वाइस चेयरमैन सिर्फ जज होना चाहिए, चीफ जज नहीं बोल रहे, चीफ जस्टिस नहीं बोल रहे, सिर्फ हाई कोर्ट का क्या होना चाहिए? जज होना चाहिए, या फिर क्वालिफाई भी हो गया है, क्वालिफाई भी हो गया तो भी वो वाइस चेयरमैन बन सकता है, क्योंकि वहां लिखा होता है क्वालिफाइड टू बी द जज। क्वालिफाई भी हुआ तो भी हो सकता है, और है तो भी हो सकता है। तो मुझे अभी तक इतना समझ में आया, चेयरमैन दो पोस्ट वाले हो सकते हैं, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो सकता है, या फिर कौन हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट का जज हो सकता है। यहाँ हर जगह क्वालिफाइड अज्यूम्ड होता है, लिखा भी है, जो हम शायद जनरली इग्नोर कर देते, क्वालिफाई भी हो गए तो भी तुम यहाँ पे चेयरमैन बन सकते हो। दूसरा, हम आते वाइस चेयरमैन, वाइस चेयरमैन जज ही होगा, किसका जज होगा? हाई कोर्ट का जज ही होगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं रेवेन्यू मेंबर। रेवेन्यू मेंबर कहाँ का रेवेन्यू मेंबर? सीबीडीटी का या फिर सीबीईसी का। रेवेन्यू मेंबर क्या होगा? या तो सीबीडीटी का मेंबर होगा या सीबीईसी का, लेकिन 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 उसने यहाँ पे 3 साल कम से कम परफॉर्म किया होना चाहिए फंक्शन। एटलीस्ट फॉर 3 years ही शुड हैव परफॉर्म द फंक्शन। एटलीस्ट फॉर, एटलीस्ट 3 से कम नहीं चलेगा, एटलीस्ट 3 साल तक उसका कम से कम क्या होना चाहिए? यहाँ पे परफॉर्म होना चाहिए फंक्शन। चेयरमैन हो गया, वाइस चेयरमैन हो गया, और ये कौन है? हमारा रेवेन्यू मेंबर। अब आते हैं लॉ मेंबर पे। तो लॉ मेंबर या तो डिस्ट्रिक्ट जज हो, एडिशनल जज हो, 10 साल कंबाइन, थोड़ा डिस्ट्रिक्ट जज रहा हो, थोड़ा क्या रहा हो, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, कंबाइनली उसको 10 साल, 10 साल, एटलीस्ट 10 साल। 10 साल से ऊपर मना कर देंगे क्या? नहीं, मना नहीं करेंगे, 10 साल चाहिए। 9 साल होंगे तो नहीं हो सकता। इंस्टीट्यूट का काम क्या है? 9 साल दे देगा, या फिर 9 साल से 6 महीने दे देगा, कुछ नहीं है ऐसा, कोई फ्रैक्शनिंग नहीं है। सीधी बात, 10 साल 10 साल 10 साल होना चाहिए। या तो डिस्ट्रिक्ट जज होगा या फिर वो एडिशनल जज, कंबाइनली वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब इनकी एज क्या है? तो एज याद रखना बड़ा इजी हो जाएगा। क्यों इजी हो जाएगा? क्योंकि इनकी एज क्या दी है? सबसे पहले चेयरमैन ही हमारे सबसे बड़े हो सकते हैं, 70 years। चेयरमैन की एज कितनी है? 70 years हो सकती है। बाकी वाइस चेयरमैन हो या फिर कोई भी मेंबर हो, 65। बाकी वाइस चेयरमैन हो, रेवेन्यू मेंबर हो, लॉ मेंबर हो, भाई साहब कितने होने चाहिए? 65 होने चाहिए। पहली बार में इनका अपॉइंटमेंट होगा कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। क्या रीअपॉइंट हो सकते हैं? बिल्कुल रीअपॉइंट हो सकते हैं 4 साल के लिए। लेकिन 4 साल के लिए कब तक रीअपॉइंट करोगे? अगर उसकी एज क्रॉस हो गई तो, अगर उसकी एज क्रॉस हो गई तो हम क्या नहीं कर सकते? उसको अपॉइंट नहीं कर सकते। अगर उसकी एज आते आते क्या हो जाएगी? क्रॉस हो जाएगी, तो 1 साल ही हो सकता है वो अपॉइंट हो सकता है 2 साल ही अपॉइंट हो। तो वी हैव टू सी द एज। तो यहाँ मैंने क्या बोला? पूरा चैप्टर यहाँ पे ऑलमोस्ट डन हो चुका है। सबसे पहले मैंने बोला अब हम रिवर्स चल रहे हैं। हमने सबसे पहले तो अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग को बिठाया, मतलब उनका कंपोजिशन तो करें। पूजा ध्यान इधर, हमने कंपोजिशन किया। कंपोजिशन में सबसे पहले चेयरमैन को लेके आए। चेयरमैन की एज होनी चाहिए 70। अपॉइंट होंगे मैक्सिमम 3 साल के लिए अपॉइंट हो जाएंगे। क्या रीअपॉइंट होते हैं? बिल्कुल होते हैं। कितने साल के लिए? 4 साल के लिए अपॉइंट हो सकते हैं। कौन हो सकता है? चेयरमैन को बुलाया, पूछे चीफ जस्टिस हो हाई कोर्ट के? यस, टिक, तुम अपॉइंट हो सकते हो। तुम सुप्रीम कोर्ट के जज हो? हाँ है, टिक, अपॉइंट हो सकते हो। क्वालिफाइड हो क्या? हाँ, हम उन चीजों के लिए क्वालिफाई भी, तो भी हम अपॉइंट कर सकते हैं। फिर वाइस चेयरमैन को अपॉइंट कर रहे हैं। कौन हो तुम? जज ऑफ हाई कोर्ट, क्वालिफाइड जज ऑफ हाई कोर्ट। तो क्वालिफाई भी है या फिर क्या है? जज है हाई कोर्ट के, टिक, तुम क्या हो सकते हो? वाइस चेयरमैन के लिए आ सकते हो। एटलीस्ट 3 साल सीबीडीटी या सीबीईसी में रहे हैं हम, आ जाओ आ जाओ। क्या बनने आ जाओ? रेवेन्यू मेंबर। हम 10 साल कंबाइंड डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल जज रहे हैं, आ जाओ आ जाओ। क्या बन सकते हो? लॉ मेंबर बन सकते हो। ये बन गई हमारी कंपोजिशन। अब एसएससी सोच रहा है मुझे जाना है जाना है जाना है। कौन जा सकता है? रेसिडेंट, हाँ जा सकता है, खुद के लिए जा सकता है। नॉन रेसिडेंट के बिहाफ पे जा सकता है। नॉन रेसिडेंट के बिहाफ पे कोई भी क्वेरी हो, चाहे ट्रांजैक्शन हो चुका हो या होने वाला हो, सबके लिए वही है। ट्रांजैक्शन ऑलरेडी डन या प्रपोज्ड, डन प्रपोज, दोनों के लिए जा सकते हैं। हम चले अभी किसके बिहाफ पे? नॉन रेसिडेंट के बिहाफ पे। कोई मॉनिटरी लिमिट नहीं चलती है, हम खुद के लिए जा रहे हैं। तो एटलीस्ट अप टू एटलीस्ट क्या होना चाहिए? 100 करोड़ का क्या होना चाहिए? ट्रांजैक्शन वैल्यू होनी चाहिए।
टैक्स लाइबिलिटी नहीं है, ट्रांजैक्शन वैल्यू 100 करोड़ होनी चाहिए, ये हम चल दिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम या फिर नॉन रेसिडेंट गार के क्वेश्चन के लिए भी जा सकता है कि हम पे जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल है या नहीं है, पीएसयू भी जा सकता है। यहाँ तक क्लियर पिक्चर। फिर उसके बाद फीस फीस फीस, पीएसयू कितनी फीस दोगे, 10,000 देंगे। बाकी सब मिनिमम 2 लाख से स्टार्ट होता है, 100 लाख से अप टू 100 करोड़ है तो कितना होगा, 2 लाख की फीस। 100 करोड़ से अबाउ 300 करोड़ तक कितनी होगी फीस तुम्हारी, 5 लाख की फीस। उसके ऊपर चले जाएंगे 300 करोड़ तो फीस कितनी होने वाली है हमारी, 10 लाख की फीस होने वाली है। डन। इसके बाद आ जाते हैं, इसके बाद हम किस पे आ गए, फीस भी हो गई। फिर हम मना करने वाले हैं, सबसे पहले तुमने तो क्या किया, किसको दे दी, एप्लीकेशन दे दी। हमने एप्लीकेशन दे दी हमारे अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग को। उसने एप्लीकेशन किसके पास पहुंचाई, एओ के पास। हाँ करने वालों, मैंने क्लियर बोला था एओ नहीं है, CIT PCIT हाँ सार्थक, सीआईटी पीसीआईटी, सीआईटी पीसीआईटी। देखो जब मैं फिर से रिवाइज करूंगी ना, 1000 बार गलतियां भी बोलूंगी, देखती हूँ तुम लोग का दिमाग कितना चल रहा है, इसलिए हाँ हाँ नहीं करना, अलर्ट रहना है। 1.5 घंटा अलर्ट मतलब अलर्ट, ठीक है। तो हम ये चली सीआईटी पीसीआईटी, सीआईटी पीसीआईटी के पास गया, क्यों गया, चेक करो। क्या चेक करो, कहीं बाकी सब मतलब पीएसयू छोड़ रही हूँ मैं इसमें, बाकी सबका कहीं भी केस पेंडिंग तो नहीं है, नहीं है, चलो ठीक है। फिर उसके बाद पीएसयू का कहाँ पेंडिंग नहीं होना चाहिए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग तो नहीं है, नहीं है, चलो। क्या इतने में ही एक्सेप्ट कर लेगा, नहीं। अब वो देखेगा क्या फेयर मार्केट वैल्यू निकलवाने आए हो, रिजेक्टेड। फेयर मार्केट वैल्यू निकलवाने आए हो, रिजेक्टेड। दूसरा तुम्हारा क्वेश्चन तो क्या है, अवॉइडेंस ऑफ टैक्स के लिए है, रिजेक्टेड। गार नॉट रिजेक्टेड, गार नॉट रिजेक्टेड, ये हो गया तुम्हारे कब का, वो बेचारा रिजेक्ट कर सकता है। अब उसने अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग दे दी, किस पे बाइंडिंग है, जो एसएससी है उस पे बाइंडिंग है, जो ट्रांजैक्शन है उस पे बाइंडिंग है, जो एसएससी है उस पे बाइंडिंग है, ट्रांजैक्शन जो है उस पे भी बाइंडिंग है, और अप टू द लेवल ऑफ सीआईटी, अप टू द लेवल ऑफ सीआईटी, इनकम टैक्स अथॉरिटी में अप टू द लेवल ऑफ सीआईटी पे ही बाइंडिंग होने वाला है। डन। इसके बाद आ जाते हैं, अब इसके बाद किस पे आते हैं, इसका मतलब पीएसयू गया, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने क्या दिया, डिसीजन दिया, क्या करें, उस डिसीजन को रिवाइज कोई कर सकता है, हाँ आईटेड रिवाइज कर सकता है। बाकी सबका केस आईटेड रिवाइज कर सकता है, अरे कैसे करेगा, जा ही नहीं सकते हो तो अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग देने, अगर कहीं भी केस पेंडिंग हो रहा है तो, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, बाइंडिंग भी होगा। कब बाइंडिंग नहीं रहेगा, लॉ चेंज हो गया तब बाइंडिंग नहीं रहेगा, या वॉइड एब इनिशियो हो गया जब तुमने चीटिंग की है, चीटिंग क्या की है, फ्रॉड किया है, मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट किया है, तो ये तुम्हारा केस क्या हो जाएगा, बाइंडिंग नहीं रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद जब अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास जाओगे तो एक और क्वेश्चन आता है 30 दिन का, चाहो तो क्या कर सकते हो, अपनी एप्लीकेशन वापस ले सकते हो, चाहो तो अपनी एप्लीकेशन वापस ले सकते हो। कितने दिन में, 30 डेज के अंदर हम अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ कर सकते हैं, किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। आफ्टर 30 डेज, आफ्टर 30 डेज क्या एप्लीकेशन विड्रॉ हो सकती है, विड्रॉ हो तो सकती है, बट यू नीड व्हाट यू नीड परमिशन फ्रॉम अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग फॉर विड्रॉल। 30 डेज के अंदर एनी टाइम विड्रॉल, किसी की परमिशन नहीं चाहिए। आफ्टर 30 डेज विड्रॉल इज नेसेसरी, अगर है तो किसकी परमिशन नेसेसरी है, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग की परमिशन नेसेसरी। अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास जाओगे तो उसको ये जो कंप्लीट करना है तुम्हारा, तुम गए तो वो कितने महीने में तुमको रूलिंग दे देगा, 6 मंथ फ्रॉम रिसिप्ट, डेट ऑफ रिसिप्ट लिखा है, जैसे ही एप्लीकेशन मिली, एप्लीकेशन मिलते ही 6 महीने, यहाँ एंड ऑफ द मंथ नहीं लिखा है, कंप्लीट क्या बोला है, जैसे ही एप्लीकेशन मिली 6 महीने। यहाँ पे कंफ्यूजन जैसे जैसे अभी आगे बढ़ोगे ना, कई जगह एंड ऑफ द मंथ से टाइम चालू होता है, तो इसीलिए ये जब चैप्टर सॉर्टिंग होती है, ये जो चीजें कंफ्यूज होने वाली है उसको हम ऑन द टॉप ही लिख के रखते हैं, ताकि हमारा ध्यान चला जाए कि 6 महीने फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन है पहली चीज, 6 महीने फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन क्या हो जाना चाहिए, उसको ऑर्डर दे देना चाहिए। अप टू 100 करोड़ है, 30 डेज विड्रॉल, जैसे ही तुमने एप्लीकेशन दी वहीं से 30 दिन के अंदर विड्रॉल कर सकते हो। दिस कंप्लीट योर अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग।
5 मिनट का टाइम आंख बंद करके वो 7 पॉइंट मैंने लिखवाए थे। अब देखो क्या हम लिंक कर पा रहे हैं, किसमें क्या आता है। 5 मिनट देखो उसको, फिर हम लोग अब जो जो इम्पोर्टेंट है हाईलाइट करके लिखना स्टार्ट कर देंगे। 15 मिनट में वो भी खत्म हो जाएगा। डू इट। सिर्फ वो पॉइंट देखना, बुक अभी खोलना भी मत। हो जाए तो थम्स अप कर देना, ऐसे दिखा के मत करना, उसमें करना। रेनू, तीजू, मेहुल, रजनीकांत नहीं, रतिकांता। मिथिलेश का हो गया? राजू जी का नहीं हुआ? मनीष, बुक से पढ़ के कोई रिवाइज मत करना, आंख बंद करके रिवीजन होता है, री रीडिंग होती है बुक से पढ़ने में। अपने दिमाग पे जोर डालो, देखो क्या क्या भूल चुके हो इतना अभी के अभी सुन के, इससे अपनी कैपेसिटी समझ में आएगी तुमको। कंपोजिशन में क्या लिखना है? कंपोजिशन में कौन कौन है? चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, ठीक है। मैक्सिमम एज इनकी क्या होती है? 70 होती है चेयरपर्सन की, और 65 बाकी सबकी, ठीक है। अपॉइंट हो सकते हैं 3 साल के लिए, रीअपॉइंट हो सकते हैं 4 साल के लिए। अब चेयरपर्सन कौन हो सकता है? या तो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का हो सकता है, या फिर कौन हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट का जज हो सकता है। वाइस चेयरपर्सन कौन हो सकता है? तो वाइस चेयरपर्सन जज ऑफ हाई कोर्ट हो सकता है, या क्वालिफाई, वही सबके लिए वो, ठीक है। फिर लॉ मेंबर कितने साल के लिए? 10 साल के लिए। रेवेन्यू मेंबर 3 साल काम किया होना चाहिए, कहाँ पे? सीबीडीटी या फिर सीबीसी में। और ये कहाँ होना चाहिए? डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल जज होना चाहिए 10 साल के लिए, बस। और रीअपॉइंट करते वक्त देखना कहीं उसकी मैक्सिमम एज पहुंचने वाली है 1 साल में 70 साल, 70 हो गया है, 71 क्रॉस कर रहा है, तो रीअपॉइंटमेंट सिर्फ 1 ही साल के लिए हो सकता है। हमेशा ऐसे आंख बंद करके हम 4 साल टिक करके नहीं आएंगे, हमको एज भी देखनी है कि उसकी एज अटेंड हो गई मैक्सिमम 70, मैक्सिमम 65 अटेंड हो गई, तो ऑब्वियसली कितना होगा? विच एवर इज लेस, क्योंकि 70 के बाद 65 के बाद ये लोग रेवेन्यू मेंबर या लॉ मेंबर या चेयरपर्सन नहीं बन सकते, ठीक है। क्या हम क्वेश्चन अभी कर लेंगे? नहीं, मैं बता रही हूँ, पूछ नहीं रही हूँ,
बता रही हूँ, हम क्वेश्चन अभी नहीं करेंगे। जब पूरा इंटरनेशनल टैक्सेशन अच्छे से तुमने मेरे साथ याद कर लिया होगा, अब ये कब तक रिवाइज होगा? अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग में ये 5 मिनट का काम है तुम्हें रोज रिवाइज करवाने का। ये तब तक रिवाइज होगा जब तक इंटरनेशनल टैक्सेशन कंप्लीटली खत्म नहीं होता। उसके बाद एक्चुअल जो तुम्हारा सॉल्यूशन होता है ना, अभी तो पढ़ के तो तुम सब कर लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। हम करेंगे जब पूरा इंटरनेशनल टैक्सेशन, 7 दिन लगेंगे मुझे करवाने में, आज से 1 हफ्ते बाद तुम्हारा खत्म हो जाएगा अच्छे से याद करके, ज्यादा से ज्यादा 1 आध दिन अप डाउन जाने वाला है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन बुक खोलेंगे। लेकिन क्वेश्चन बुक में भी क्या करोगे, तुम आंसर नहीं देखोगे। बिना आंसर देखे सबसे पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा, तुम्हें समझ में आना चाहिए इसका आंसर क्या है। उसके बाद तुमसे छूटेंगे प्रोविजंस। इतना रिवाइज करने के बाद भी तुम्हें समझ नहीं आएगा, अच्छा ये भी तो लिखना चाहिए था। वो होती है तुम्हारी गलतियां, जहाँ पे इंस्टीट्यूट क्या करता है, तुम्हारे मार्क्स पे कैंची चलाता है। तो हमको उस कैंची की धार को काटना है। किसकी कैंची की धार है? आईसीआई की। तो हमको सबसे पहले गलती करनी है। गलती करके समझ में आया, अरे ये प्रोविजन छूट गया जो लिखना ही चाहिए था, आईसीआई के सजेस्टेड से मैच कैसे होगा? ऐसे ही होता है। जब तुम गलतियां करते हो तो दिमाग अलर्ट हो जाता है, वो याद रखता है। और हमारी आदत, ये पढ़ा हमने अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, ये लिए हमने क्वेश्चन लेके बैठ गए, अच्छा ये है ये पढ़ लिया, अच्छा ये पढ़ लिया। नहीं, पहले तुम क्वेश्चन पढ़ोगे, क्वेश्चन पढ़ने के बाद तुमसे मैं पूछूंगी अच्छा इसमें क्या क्या आना चाहिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे नहीं, उसमें मैं तुम्हें बता दूंगी ये एड ऑन होना चाहिए था। उसके बाद तुम उसको लिखोगे। लिखने के बाद पता है क्या होगा, एक बार लिख लिया ना तुमने, मैं बेट कर रही हूँ तुमको, हमने ना आर्टिफिशियल डेडलाइन भी ली थी। कुछ बच्चों ने जिनका कोर्स ना, कुछ लोग थे हमारे जो लेट ज्वाइन हुए थे उसमें भी, ठीक है, तो उनका मल्टीपल रिवीजन नहीं हुआ था। लेकिन जिनका मल्टीपल रिवीजन हुआ था ना, उनको मैंने डेडलाइन दी थी, ये 1.5 दिन नहीं है तुम्हारे पास एग्जाम के लिए, समझ लो 1.5 दिन नहीं है तुम्हारे को, दूसरे दिन ही 5 बजे एग्जाम देने जाना है। तो ये क्या होती है, आर्टिफिशियल डेडलाइन। इससे क्या होगा, दिमाग में हमको देना है कि अरे भैया आज 2 बजे पेपर देके आ गए और कल ही 5 बजे फिर से पेपर है। तो तुम्हारी स्पीड तुम्हें बढ़ानी होगी रिवीजन की। और जिसने इतनी बार रिवाइज किया है ना, तो मैं ये नहीं बोल रही पूरा तुम कोर्स रिवाइज करके बैठ ही जाओगे, पर एटलीस्ट वो 5 बजे तक मैक्सिमम पोर्शन रिवाइज हो जाता है। तो दिमाग क्या होता है, हाँ कम से कम 80% या 70% भी रिवाइज हो गया ना, तो एक कॉन्फिडेंस लेवल बहुत आगे जाता है। तो ये डेडलाइन तब मैं दूंगी। तो हमको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने, तुमने क्वेश्चन पढ़ लिया, खबरदार तुमने सॉल्यूशन देखा तो ठीक है, ईमानदार हमको ही रहना पड़ेगा। अगर तुम एक्चुअल में वे ऑफ स्टडी सीखना चाहते हो ना, तो तुमको सॉल्यूशन नहीं देखना है। फिर मैं तुमको पूछूंगी ये है, फिर मैं बताऊंगी इसमें तुम ये भूल गए, और उसको एक बार हम क्विकली, ऐसा नहीं कि एकदम जमा जमा के लिख रहे हैं, रफली जो लिखते हैं ना वो लिख लेना। इसके बाद क्या हो गया, तुमने इतना मल्टीपल रिवाइज कर लिया, खुद से सोच के आंसर देख लिया, उसके बाद तुमने लिख लिया। 3 से 4 के पता नहीं कितने रिवीजन तुम्हारे यही हो गए। उसके बाद जब जब हम रिवाइज करेंगे विद क्वेश्चन एडजस्टमेंट भी करेंगे, जो जो नए नए एडजस्टमेंट है ना, वो सब रिवाइज, वो एडजस्टमेंट भी करवाती रहूंगी। तो प्रोविजन प्लस क्वेश्चन तुम्हारे रिवाइज होते रहेंगे होते रहेंगे होते रहेंगे। उसके बाद मुझे नहीं लगता डीटी जब यहाँ पहुंच जाएगा तो तुम्हें ऐसा लगेगा डीटी तो भैया, फिर जैसे 30 दिन में मैंने पूरा कोर्स तुम्हारा खत्म करवाना है, वो जो 15 दिन बचेंगे ना, हम उठाएंगे पेपर मई 2019, तुम्हारा टाइमर लगेगा। अब देखो ये चैप्टर मैं थोड़ा सा और समझा देती हूँ। ये जो इंटरनेशनल टैक्सेशन जैसे ही खत्म होगा तो 15 मिनट का सेशन तो तुम्हारा किसका चालू हो जाएगा, पेपर उठाया मई 2019 का, ये मैंने टिक टिक लगा दी तुम्हारी 15 मिनट की। अब तुमको जंप करना स्टार्ट करना है कि कहाँ कहाँ इंटरनेशनल टैक्सेशन का क्वेश्चन मैम ने बताया था फर्स्ट क्लास में। तो वो शीट जो जो लोग ज्वाइन करेंगे उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा, मैं शीट वहां पे शेयर कर दूंगी। तो वहां पे एनालिसिस शीट में तुम्हें पता है क्वेश्चन नंबर 1 में कहाँ इंटरनेशनल टैक्सेशन होता है, 2 पे कहाँ है, 3 पे कहाँ है, 4 पे कहाँ है, वो क्वेश्चन भी अपने को पता होता है कहाँ का इंटरनेशनल टैक्सेशन मिलेगा मुझे। तो तुम्हें वो 15 मिनट में मैं सिखाऊंगी टिक टिक लगा के कि चलो अब सबसे पहले क्या कर लो, सॉर्टिंग कर लो इंटरनेशनल टैक्सेशन की। तुमको समझ में आ गया क्वेश्चन 3 में सी पार्ट है, क्वेश्चन 4 में बी पार्ट है, या फिर क्वेश्चन 5 में ये पार्ट है, 6 में ये पार्ट है। तुम देखना 15 मिनट ज्यादा पड़ जाएंगे तुमको, तुम इंटरनेशनल टैक्सेशन निकाल लोगे कि अच्छा ये है। दूसरी चीज मैं सिखाऊंगी, क्वेश्चन कभी पूरा मत पढ़ो। ये मैंने एएमए में भी सिखाया था, यहाँ भी सिखा रही हूँ, क्वेश्चन कभी पूरा मत पढ़ो। हमें वो क्या चाहता है, देखो इंटरनेशनल टैक्सेशन डिटरमाइन ये डिटरमाइन वो कंप्यूट ये,
आर्म्स लेंथ प्राइस बोली है और तुम्हें ऊपर से दिख जाएगा कि ये कप मेथड से कि क्या है, तो वो पता है दिमाग को पता चल जाता है कि ये आर्म्स लेंथ प्राइस निकालने के लिए बोल रहा है मुझे। और क्वेश्चन की एक बार आप नजर भी घुमाओगे ना तो समझ में आएगा तुमको कि ये कप मेथड है या रीसेल मेथड है। परसेंटेज दिखने लग जाए या तो वो रीसेल मेथड है तुम्हारी, तो तुम्हें दिख जाएगा, पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट पढ़नी होती है। रिक्वायरमेंट पढ़ ली तीजू, ध्यान इधर, रिक्वायरमेंट पढ़ ली तुमने, तो रिक्वायरमेंट के थ्रू तुमको क्या करना है, क्लिक करना है कि ये कॉन्सेप्ट पूछे गए हैं। भाई 15 मिनट में जिसने ये स्कैनिंग कर ली ना पेपर की, उसको पता होता है कि मुझे फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा सॉल्व करना है, सेकंड कौन सा, कितना मुझे आता है। तो स्कैनिंग ये 15 मिनट की तभी हो पाएगी जब इतने अच्छे से तुमको पहले तो चैप्टर गो थ्रू होगा, उसके बाद पता होगा कि कहाँ कहाँ पे हमको क्लिक करना है। क्या यहाँ पे डाउट है कि कैसे वो 15 मिनट यूटिलाइज करना सीखना होता है? किसी को डाउट है इसमें? तो सबसे पहले आज से हम क्या करेंगे, रिक्वायरमेंट पे डायरेक्ट फोकस करेंगे। पूरा क्वेश्चन पढ़ के रिक्वायरमेंट पे नहीं आएंगे, पहले रिक्वायरमेंट देखेंगे फिर हम क्वेश्चन पे देखेंगे, क्योंकि रिक्वायरमेंट से मुझे पता चलता है करना क्या है, मंजिल तो दिखती है। फिर हम क्या करते हैं, जब पढ़ना चालू करते हैं ना तो उससे पता चल जाता है कौन कौन सी इंफॉर्मेशन पिक करने वाली है। फिर डीटी कभी भी ना थ्योरी टाइप नहीं होता है, उसमें कीवर्ड्स होते हैं और वो कीवर्ड्स पे ही केस स्टडी बनती है। जिसको वो कीवर्ड्स यहाँ पे बैठ गए उसको समझ में आ जाएगा कि अच्छा इसने यहाँ फॉरेन कंपनी की जगह फॉरेन सिटीजन लिख के रखा है, मैंने तो वहां फॉरेन कंपनी देखा था, ये उसका क्लिक हुआ। फिर आंसर लिखने का तरीका क्या होता है वो मैं तुम्हें बताऊंगी कि जिस जिस चीज पे वो कंफ्यूज करता है वो पूरा की पूरा लिखने में आना चाहिए। सपोज उसने कंफ्यूज किया तुमको कि ये ऐसा बोल रहा है कि पीएसयू का अगर केस आईटेट पे पेंडिंग है तो वो नहीं जा सकता है या फिर 6 महीने में ही जा सकता है, कुछ भी उसने बोल दिया कि आईटेट के पास अगर केस पेंडिंग है किसका, पीएसयू का, तो वो विद इन 6 मंथ ही जा सकता है। अब ऐसा कुछ तो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो हमको उसको पूरा बताना पड़ेगा कि प्रोविजन तो ये है। फिर वो लाइन स्पेशली लिखनी पड़ती है, जो उसने कंफ्यूज करा है ना वो लाइन लिखनी ही पड़ती है तुमको कि ये क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है लेकिन 6 मंथ का प्रोविजन कहीं अप्लाई नहीं होता। इसका मतलब क्वेश्चन में जहां जहां जो जो कंफ्यूजन पॉइंट दिए हैं मेरे आंसर में वो लाइन एटलीस्ट आनी ही चाहिए। ठीक है, फिर लास्ट में एक छोटा सा कंक्लूजन पैराग्राफ नहीं होता है, एक लाइन में कंक्लूजन। तुम देखना आईसीआई के सजेस्टेड में लास्ट में वो एक लाइन में जरूर लिखता है कंटेंशन ऑफ द एओ इज वैलिड, कंटेंशन ऑफ द एसएससी इज वैलिड, और हम वो या तो लिख के नहीं आते या तो उसमें भी एक पैराग्राफ बना के आते कि उसको अच्छे से समझ में आ जाए कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। वो अच्छे से समझाना तुमको कहाँ है, पहले प्रोविजन लिख लो, फिर बीच में केस स्टडी लिंक कर दी, जहां कंफ्यूज किया वो पॉइंट बस पिक करना, इसने इस पे कंफ्यूज किया है, पूरी कहानी नहीं लिखनी क्वेश्चन की। उसने बोला 6 महीने में जा सकता है आईटेट के पास अगर केस पेंडिंग है, तो वो पॉइंट पिक कर लिया कि ये 6 मंथ वाली चीजें नहीं होती और उसको प्रोविजन से जोड़ दिया, खत्म। और लास्ट में ऐसा लिख के मत आना कंक्लूजन फिर डॉट डॉट करके, नहीं भैया, सीधे एक लाइन लास्ट में आनी चाहिए, दिस इज नॉट वैलिड, 6 मंथ वाला टाइम एप्लीकेबल नहीं है। तो जिसको फ्रस्ट्रेटेड है ना, जो सीए तुम्हारा, अगर बाई चांस सीए तुम्हारा अगर कॉपी चेक कर रहा है, अगर कोई आर्टिकल है उसने बॉस से अगर डांट नहीं खाई है या खाई है वो चेक कर रहा है, वो जंप करेगा अगर कंक्लूजन पे। तुम्हारी इतनी प्रेजेंटेबल कॉपी होनी चाहिए कि देख के समझ में आए कि तुमने अंदर क्या लिखा, उसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। उसने देखा ये तुम्हारा ऊपर का प्रोविजन पढ़ लिया, वो बीच में क्यों पढ़ेगा तुम्हारा, तुमने प्रोविजन सही लिखा, तुमने नीचे क्या सही लिखा, कंक्लूजन सही लिखा, तो ऑटोमेटिकली उसको लग रहा है इसकी कॉपी चेक करना मेरे लिए इजी है। सो यू हैव टू मूव दैट वे, इतना प्रिसाइज, कोई रोक नहीं सकता एग्जामिशन। हमारा टारगेट जरूर एग्जामिशन है, पढ़ाई का तरीका जरूर एग्जामिशन है, बट उसके लिए ना इतने लेवल की मेहनत लगेगी। हाँ, मैं ये भी बोल रही हूँ कि ये मेहनत इजी हो जाएगी। अभी ऐसा लग रहा है मैम इतना सारा करना पड़ता है, क्योंकि हम तो क्या है जनरली रीड करते थे, डायरेक्ट हमारा काम होता था एग्जाम में लिख के आना। नहीं, एक बार यहाँ पे वन टाइम रीडिंग चाहिए, और वो 10 दिन जो होंगे ना तुम्हारे में से 10 या 12 दिन, जब भी जितने दिन भी तुम्हारे टेस्ट हुए, जितने दिन भी तुम्हारी एग्जाम हुई, उसमें भी कितनी बार लिख चुके होगे। उसके बाद में तुम्हें एक, ये जो बैच खत्म होगी उसके बाद एक शेड्यूल दूंगी, तुम्हें रोज सिर्फ 1 घंटे डीटी को लेके बैठना है, और 1 घंटे में एक चैप्टर नहीं, तुम्हारे पता नहीं कितने चैप्टर तुम रिवाइज करोगे जब इतना रिवीजन मल्टीपल हो चुका होगा। फिर एग्जाम के 20 दिन पहले या 25 दिन पहले एक लाइव रिवीजन फिर होगा अपना पूरा। इतना रिवीजन कर करके तुम्हारा दिमाग भी बोलेगा कि भाई रुक जा, डीटी हो गया है।
विद क्वेश्चन रिवीजन हो गया है। तो इतनी लेवल की प्रैक्टिस के बाद हमको डीटी स्ट्रेसफुल नहीं लगना चाहिए। रिटर्न भी हो गया, अभी तुमको शायद पढ़ के समझ में आया होगा कि बोलने में ही मैंने कितनी बार तुमको फिर से रिवाइज कराया, और ये इंटरनेशनल टैक्सेशन खत्म होने तक कहानी चलती रहेगी। तुम बोर हो जाओगे, बोलोगे मैम बस अब ये हो गया है, लेकिन नहीं, क्योंकि दिमाग की क्षमता ऐसी होती है कि वो भूल जाता है। तुम कितना भी याद दिलाओ, थोड़े टाइम बाद भूलने की उसकी वो है आदत ही है। तो हमको इतना फिट करना है चीजों को। ये जो पॉइंटर्स लिखवाए ना मैंने 6-7 पॉइंटर्स, इसको देख के पूरा चैप्टर याद आना चाहिए। ये बस चैप्टर, ये पॉइंटर्स के थ्रू क्यों बोला मैंने रिवाइज करने को, बस इसको देखो, इससे तुमको ये जो ये बुक है ना पूरी, ये बुक पूरी तुम्हारी रिप्लेस होनी चाहिए तुम्हारी ही कॉपी से। बस वो पॉइंटर्स ऑन द टिप पता होना चाहिए, तो तुमको सब कुछ आ जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो इसका मतलब क्या मैं बोलूं, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग हो गया अपना। अब इसको एक बार रीड कर लें जल्दी जल्दी, ठीक है। अब तुम्हें क्या क्या हाइलाइटर उठा लो, तुम्हें बुक में हाईलाइट करना है। उठाओ उठाओ, आलस को त्यागो। सबसे पहले स्ट्रेट बैठ जाओ, ऐसे ऐसे बैठना ही नहीं है, आ जाओ स्ट्रेट हो जाओ। ये समझ गए किसको बोल रही हूँ, ठीक है। चलो सबसे पहले सबका पेज नंबर 98, जिनके पास है और नहीं भी है तो कोई टेंशन नहीं है बुक की, क्योंकि कॉपी में यही सारे जो कीवर्ड्स है ना, तुम कहाँ पे लिखोगे, जिस पॉइंट से वो लिंक करता है, मैं एक बार लिखा के दिखाऊंगी, वैसे ही तुमको लिख के रखना है। ये क्लास के बाद सिर्फ 1 घंटा डीटी को देना, वो 1 घंटा बोला ही इसलिए क्योंकि तुम तब रिटर्न प्रैक्टिस करोगे। ये प्रोविजन तुम तब लिखोगे कॉपी में। कल क्लास चालू होने से पहले तुम्हारा पीडीएफ मेरे पास सबमिट होना चाहिए, तो इसलिए 1 घंटा देना कंपलसरी है। सुन लिया अभी, रिवाइज कर लिया अभी, 1 घंटे में तुमको लिखना हो जाएगा। और मैं एक बार ये अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग की शीट तुमको दूंगी कि कैसे लिखा जाता है। सबको जैसे कहानी लिए लिखनी है, पॉइंटर्स लिखने, कीवर्ड्स लिखने हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है ये जो तुमको लिखा ना 245 क्यू लिखा है, इसको तो हटा दो, ये एन है, क्यू नहीं है, ये एन है, ठीक है। तो 245 एन है वहां पे। अब देखो कौन कौन जा सकता है, तो फर्स्ट नॉन रेसिडेंट पे हाईलाइट कर लो। लिखा ना ब्लॉक में नॉन रेसिडेंट, तो कौन जा सकता है, नॉन रेसिडेंट। फिर इधर आगे जो लिखा है उसने ट्रांजैक्शन विच हैज बीन अंडरटेकन और प्रपोज, तो पूरा हाईलाइट नहीं करना, सिर्फ अंडरटेकन पे हाईलाइट करो और सिर्फ प्रपोज्ड पे हाईलाइट करो। तो नॉन रेसिडेंट जा सकता है जो ट्रांजैक्शन ऑलरेडी हो गया, जो होने वाला है, तो खत्म हो गई बात। 3 वर्ड हाईलाइट किए, नॉन रेसिडेंट, प्रपोज के लिए भी जा सकता है, अंडरटेकन के लिए भी जा सकता है। फिर रेसिडेंट हाईलाइट करो, रेसिडेंट, ठीक है। रेसिडेंट जाएगा टैक्स लाइबिलिटी ऑफ एनआर, टैक्स लाइबिलिटी ऑफ एनआर, उसकी लाइबिलिटी को चेक करने के लिए जाता है, तो सिर्फ टैक्स लाइबिलिटी ऑफ एनआर लिखना है, टैक्स लाइबिलिटी ऑफ एनआर, ठीक है। तो लाइबिलिटी किसकी है, नॉन रेसिडेंट की, उसके लिए पूछने के लिए कौन जा रहा है, हमारा रेसिडेंट जा रहा है, ठीक है। फिर इसी में यहाँ पे लिखा है टैक्स लाइबिलिटी ऑफ एनआर अराइजिंग आउट ऑफ ट्रांजैक्शन अंडरटेकन प्रपोज, सिर्फ अंडरटेकन पे हाईलाइट, प्रपोज्ड पे हाईलाइट। तो टैक्स लाइबिलिटी एनआर की है, अंडरटेकन और प्रपोज, ये 2 वर्ड हाईलाइट होने चाहिए अपने, अंडरटेकन, प्रपोज्ड। फिर यहाँ पे एंड सच डिटर्मिनेशन शेल इंक्लूड, ये सब कुछ हाईलाइट नहीं करना, सीधे क्वेश्चन ऑफ लॉ फैक्ट, क्वेश्चन ऑफ लॉ पे हाईलाइट होगा और फैक्ट पे हाईलाइट होगा। क्या मुझे देख के समझ में आ गया, रेसिडेंट जा सकता है नॉन रेसिडेंट की टैक्स लाइबिलिटी के लिए, चाहे वो क्वेश्चन ऑफ लॉ हो, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हो, ट्रांजैक्शन अंडरटेकन हो या फिर प्रपोज्ड हो, खत्म, ठीक है। फिर उसके बाद रेसिडेंट, फिर से तो यहाँ पे किसकी बात कर रही है, रेसिडेंट और क्लास ऑफ रेसिडेंट, वहां सिर्फ लिख लो ये पीएसयू की बात चल रही है। क्लास ऑफ रेसिडेंट जिसको नोटिफाई किया है वो कौन है, पीएसयू, नोटिफाई किसी और को नहीं, पीएसयू को किया, ठीक है। तो फिर से टैक्स लाइबिलिटी के लिए जा रहा है भाई साहब, सिर्फ हाईलाइट क्या होगा, टैक्स लाइबिलिटी। फिर से अंडरटेकन, प्रपोज्ड, क्वेश्चन ऑफ लॉ, फैक्ट, वही 4 वर्ड्स है वो। तो अपनी लाइबिलिटी के लिए जा सकता है अंडरटेकन, प्रपोज्ड, क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे रेसिडेंट को हाईलाइट करो, ये जो नोटिफाई है ना रेसिडेंट, सिर्फ रेसिडेंट को हाईलाइट करो, नीचे नोट दिख रहा है ना तुमको,
ये सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड अ रेसिडेंट, तो ये रेसिडेंट को हाईलाइट करो। वन और मोर ट्रांजैक्शन वैल्यू, एक या एक से ज्यादा ट्रांजैक्शन वैल्यू, एक या एक से ज्यादा, वन और मोर को हाईलाइट करो। ट्रांजैक्शन वैल्यू 100 करोड़ इन टोटल, 100 करोड़ इन टोटल। ये इन टोटल का मतलब क्या है? इज इट एग्रीगेट? इन टोटल का मतलब एग्रीगेट है। तो एक या एक से ज्यादा ट्रांजैक्शन मिलके अगर 100 करोड़ हो रहे हैं या उससे ज्यादा हो रहे हैं, एक भी 100 करोड़ हो सकता है, या बहुत सारे मिलके 3-4 ट्रांजैक्शन मिलके भी 100 करोड़ या उससे ज्यादा हुए, तो इसलिए इन टोटल भी, क्योंकि जनरली जब तक हम पढ़ते थे शायद एक 100 करोड़ ही दिमाग में रहता था। इन टोटल, अब इस चीज को स्टिकी नोट लगा के मुझे ऊपर लिख लेना चाहिए। पहली लिमिट है मेरी, पहली लिमिट क्या है? ट्रांजैक्शन वैल्यू 100 करोड़ और मोर, और ब्रैकेट में एग्रीगेट और सिंगल। ये लिख लो स्टिकी नोट लगा के ऊपर ही ऊपर, जिससे तुम्हें पता होगा। ये सबसे मेन पॉइंट इसका कंफ्यूजन वाला ये है, जिसको दिमाग में रखना है। राजू जी लिखो, स्टिकी नोट नहीं है तो ऊपर कॉपी बुक में ही ऐसे ही लिख लो। सबके ना स्कैन किए हुए मुझे चाहिए। Well, a small doubt, madam. यस यस, Madam, a tax liability arising out of one or more transactions are there. if you are having a transaction value of 100 crore or more, and from that whatever is the tax liability, you can go for that. But your transaction value should be either 100 crore singly, or in aggregate it should be 100 crore or more. It might be you are having tax liability of only 1 crore, that doesn't matter, but your base of eligibility is 100 crore. Okay, done. इसके बाद हाँ, you can drink, there is no issue. Ma'am, repeat again. देखो यहाँ पे क्या बोला है? एलिजिबिलिटी रेसिडेंट की तब आती है कि 100 करोड़ उसका ट्रांजैक्शन वैल्यू होना चाहिए, पर वो ट्रांजैक्शन के लिए थोड़ी ना जा रहा है, वो तो उससे अराइज होने वाली टैक्स लाइबिलिटी के लिए जाता है। तो दे आर सेइंग कि उससे अराइज होने वाली टैक्स लाइबिलिटी जो भी हो, लेकिन ट्रांजैक्शन का बेस 100 करोड़ होना चाहिए रेसिडेंट के लिए। डन पूजा? चलो फिर इसके बाद आ जाए हम किस पे? इसके बाद आ जाते हैं केसेस रेसिडेंट के लिए। यहाँ पे क्या लिखा है? इशू रिलेटिंग टू कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम विच इज पेंडिंग बिफोर आईटी अथॉरिटी आईटेट। यहाँ पे वो बता रहा है रेसिडेंट है, रेसिडेंट का अगर इशू कहाँ पेंडिंग है? आईटी अथॉरिटी आईटेट। तो सिर्फ मुझे क्या हाईलाइट करना है? इशू हाईलाइट करो, सिर्फ इशू हाईलाइट करो, रेड में जो लिखा है इशू। पेंडिंग हाईलाइट करो, इशू हाईलाइट करो, पेंडिंग हाईलाइट करो। कहाँ पेंडिंग होगा? आईटी अथॉरिटी आईटेट, ये 4 वर्ड्स। इशू कहाँ पेंडिंग है? इशू, पेंडिंग, आईटेट या आईटी अथॉरिटी, यहाँ पे पेंडिंग है। चाहे लॉ का क्वेश्चन हो चाहे फैक्ट का क्वेश्चन हो, नहीं जा सकते। सिर्फ कौन जा सकता है? पीएसयू, ओनली पीएसयू जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे लिख लो, ओनली पीएसयू कैन गो, अदर्स कैन नॉट गो। ठीक है, फिर इसके बाद लिख लिया? मेहुल हाईलाइट हो रहा है कि नहीं? बुक नहीं है? ठीक है, पर रजिस्टर हो रहा है दिमाग में? बुक ऑर्डर कर लेना तो अच्छा रहेगा। ठीक है, फिर कौन सी है ये? बाबू पुराना है ना, तो हाईलाइट करो ना। इसमें इंटरनेशनल टैक्सेशन नहीं है। वॉल्यूम 2 ही है ना ये तो? पीजीबीपी एंड टैक्सेशन ऑफ वेरियस एंटिटीज। तो एक ही बुक है, दूसरी बुक का है? मैम 3 वॉल्यूम्स हैं, तीनों में। अनम्यूट करके बोलो। मैम 3 वॉल्यूम्स है और तीनों में मैम इंटरनेशनल टैक्सेशन नहीं लिखा। वो कौन सी वाली में है मुझे पता नहीं। इसमें देख के रखना, आज होगा तो सही, पर देख के रखना। आज देख लूंगा। ठीक है, फिर इसके बाद रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट हाईलाइट होगा अपना 5th पॉइंट में। रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट, ये क्या मेन बुक है क्या तुम्हारी? कॉम्पैक्ट बुक से पढ़ रहे अपन? ओके, कॉम्पैक्ट बुक में लेके नहीं आया। ठीक है, फिर यहाँ पे रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट
इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट, सिर्फ इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट, मतलब दोनों इस काम के लिए जा सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे आता है तुम्हारा एप्लीकेशन, ठीक है। तो एप्लीकेशन करनी है तो कब विड्रॉ होगा, तो सीधे ये जो रेड में लिखा है इसमें क्या लिखो, हाईलाइट करो रेड का, विड्रॉ विद इन 30 डेज, विड्रॉ विद इन 30 डेज। और फिर डेट ऑफ एप्लीकेशन हाईलाइट करो, 30 दिन के अंदर विड्रॉ कर सकते हो, डेट ऑफ एप्लीकेशन ये होगी, 30 दिन के अंदर विड्रॉ कर सकते हो, डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या होगी, उससे 30 दिन के अंदर। बाय चांस इंस्टीट्यूट का दिमाग फिर गया, उसने पूछ लिया कि कितने कॉपी होनी चाहिए, तो 4 कॉपी में एप्लीकेशन जाती है, तो क्वाड्रुप्लेट, इसको भी क्या कर दो, हाईलाइट करके रख लो। फिर आती है फीस, तो ये फीस तो पूरा एक बॉक्स अच्छे से बना लो, इससे तो एमसीक्यू आते हैं। तो ये स्टार मार्क, ये फीस तो पूरा ही स्टार मार्क होगा, इसमें क्या ही हाईलाइट करेंगे, छोटा सा टेबल ही है, तो ये पूरा स्टार मार्क है। अब आते हैं प्रोसीजर पे, स्पीड सही है, कैच कर पा रहे हो, हाईलाइट करना भी है ना। प्रोसीजर पे आ जाओ, प्रोसीजर में अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग AAR लिखा है, AAR को हाईलाइट करो, फॉरवर्ड को हाईलाइट करो, AAR फॉरवर्ड। एप्लीकेशन किसको फॉरवर्ड करे, तो एप्लीकेशन टू CIT PCIT, AAR हाईलाइट फॉरवर्ड, CIT और PCIT, इसका मतलब AAR फॉरवर्ड करता है एप्लीकेशन किसको, CIT PCIT को। अब ये मेरे स्टिकी नोट में भी ऊपर लिखा होना चाहिए फॉरवर्ड किसको होता है, फॉरवर्ड किसको होता है, तो स्टिकी नोट में सेकंड पॉइंट लिखो, फॉरवर्ड टू CIT PCIT। ये चीजें याद रखने वाली होती है जो हम ऊपर सॉर्टिंग करके लिख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ इतना कुछ हाईलाइट नहीं करना, CCIT PCIT से एक एरो निकाल के लिख दो फॉर क्रॉस चेकिंग। अब क्रॉस चेकिंग से समझ में आएगा ना कि कोई केस पेंडिंग तो नहीं है, इसकी क्रॉस चेकिंग है, फॉर क्रॉस चेकिंग, सिर्फ क्रॉस चेकिंग के लिए हमने उसको भेज दिया। फिर इसके बाद लिख लो चलो, फिर इसके बाद फिर से अलाउ रिजेक्ट, सेकंड पॉइंट में सिर्फ अलाउ और रिजेक्ट, अलाउ और रिजेक्ट इस पे हाईलाइट कर लो, अलाउ करेगा या रिजेक्ट करेगा, ठीक है। अब कौन कौन से केस रिजेक्शन वाले हैं, तो ए वाला पॉइंट लिखा उसमें आ जाओ, ऑलरेडी पेंडिंग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, ऑलरेडी पेंडिंग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, और ये कौन है, PSU, तो सिर्फ PSU जो ब्रैकेट में लिखा है PSU ऑलरेडी पेंडिंग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट। हाईलाइट से समझ में आ रहा है, पूरा जो पढ़ा है वही है, गो थ्रू हो रहा है, तो PSU हाईलाइट कर लिया, ऑलरेडी पेंडिंग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट। बी पे आ जाओ, अदर SEC हाईलाइट करो। अब अदर SEC रेसिडेंट भी हो सकता है, नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है, अदर देन PSU, तो अदर SEC रेसिडेंट भी, मेहुल लिखो, क्या लिखना है अपने को, कॉपी पे लिख लो, अदर SEC PSU, अदर SEC रेसिडेंट भी हो सकता है, नॉन रेसिडेंट भी। और फिर ऑलरेडी पेंडिंग कहाँ होगा, IT, ITET, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। कर लिया। फिर क्वेश्चन ऑफ लॉ में फिर सी वाला आ जाओ, तो सी में क्या होगा, सिर्फ लिख दो फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू को हाईलाइट कर लो, फेयर मार्केट वैल्यू, किसी भी चीज की फेयर मार्केट वैल्यू के लिए जाओगे वो एक्सेप्टेंस देने नहीं वाला। फिर इसके बाद आ जाओ डी पे, डी में क्या है, प्राइमा फेसिया लिखा है ना, प्राइमा फेसिया, तो प्राइमा फेसिया अवॉइडेंस ऑफ टैक्स, तो क्वेश्चन पे हाईलाइट करो, डायरेक्ट जाओ प्राइमा फेसिया पे, अवॉइडेंस ऑफ टैक्स, तो क्वेश्चन तुम्हारा अवॉइडेंस ऑफ टैक्स के लिए है, वो ना कर देगा। फिर हमारा एक्सेप्ट पे हाईलाइट करो, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, और फिर डायरेक्ट आ जाओ इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट। अगर गार के लिए जा रहा है तो वो रिजेक्ट नहीं करेगा, अदरवाइज तो प्रमा फेसी वो क्या कर देगा, रिजेक्शन दे देगा, ठीक है। फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट में सीधे रूलिंग, रूलिंग पे हाईलाइट करो, देखो इफ एप्लीकेशन अलाउड देन AR शेल प्रोनाउंस इट्स रूलिंग, तो कहां से हाईलाइट होगा, रूलिंग विद इन 6 मंथ, रूलिंग विद इन 6 मंथ, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, रूलिंग विद इन 6 मंथ, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ ये रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन।
इंस्टीट्यूट रिसिप्ट की जगह अगर एक्सेप्टेंस कर देगा तो हमको याद रहना चाहिए रिसिप्ट है, ठीक है। अब यही चीज थर्ड मेरे स्टिकी नोट में भी ऊपर लिखा जानी चाहिए, टाइमिंग 6 मंथ फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन रूलिंग जाती है। तो ये स्टिकी नोट ले लेना, नहीं है अभी जिसके पास, ये चीजें लिख लेना ऊपर, 6 मंथ फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है। अब ये लास्ट में जो नोट लिखा है ये बोल रहा है आईटेट के पास पीएसयू का केस पेंडिंग था, पीएसयू अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास चला गया, ऑब्वियसली तब तक आईटेट क्या करेगा, केस आगे नहीं बढ़ाएगा, उसको रुकना पड़ेगा। बस वही चीज लिखी है। तो लिखा है यहाँ पे, सिर्फ हाईलाइट कर लो, आईटेट शेल नॉट प्रोसीड, आईटेट शेल नॉट प्रोसीड। कब प्रोसीड नहीं करेगा, अगर पीएसयू ने एप्लीकेशन किसको दे दी है, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग। तो हाईलाइट करो पहले एप्लीकेशन बाय पीएसयू हाईलाइट करो, एप्लीकेशन हाईलाइट करो, बाय पीएसयू हाईलाइट करो, ठीक है। फिर डायरेक्ट आ जाओ नॉट प्रोसीड, आईटेट नॉट प्रोसीड, आईटेट नॉट प्रोसीड। मतलब समझ में आ गया इससे, अगर एप्लीकेशन पीएसयू ने की है तो आईटेट आगे प्रोसीड नहीं करेगा। और इसी के आगे तुम लिख लो, आईटेट कैन रिवाइज ऑर्डर ऑफ अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, रिवाइज कर सकता है क्योंकि उस पर बाइंडिंग नहीं है, वो लिख लो, आईटेट कैन रिवाइज, आईटेट कैन रिवाइज ऑर्डर ऑफ, ऑर्डर किसका है ये, AAR का, ठीक है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे एप्लीकेबिलिटी। तो एप्लीकेबिलिटी में डायरेक्ट बाइंडिंग पे हाईलाइट करो, बाइंडिंग, बस एक वर्ड बाइंडिंग। बाइंडिंग के बाद एप्लीकेंट ओनली, एप्लीकेंट ओनली पे हाईलाइट करो, ट्रांजैक्शन पे हाईलाइट करो, एप्लीकेंट ओनली ट्रांजैक्शन, एप्लीकेंट ओनली पे हाईलाइट करो, ट्रांजैक्शन पे हाईलाइट करो। और सी में आईटी इनकम टैक्स अथॉरिटी अप टू सीआईटी, अप टू सीआईटी, अप टू सीआईटी। हाइलाइटर यूज करना कोमल, पेंसिल या पेन मत करना, अभी कल ले लेना, लेके रखना, ठीक है। तो वो तुम लोग को ना ये वर्ड्स जो है ना, ये कीवर्ड्स हैं, ये तुमको आंखों के सामने आ जाएंगे ना, तो सिर्फ ये पढ़ना, आगे से ये रीडिंग नहीं करनी पूरी बुक की, तुम्हें पता होगा यही प्रिसाइज वर्ड्स है, ठीक है। फिर अब ये जो कंपोजिशन है, ये कंपोजिशन चेयरमैन वाइस चेयरमैन, ये कब था, ये 26/5/2017 के पहले ये चलता था। इसको सिर्फ लिख लो वन टाइम रीडिंग, वन टाइम रीडिंग करके जाना, चांसेस 1% से कोई क्वेश्चन आएगा, तो सिर्फ यहाँ लिख लो वन टाइम रीडिंग, ठीक है। अब एमसीक्यू वाला एक और क्वेश्चन, लोकेशन कहाँ है अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग की, तो दिल्ली, ठीक है, दिल्ली में है। एमसीक्यू ऐसे भी आते हैं, तो दिल्ली में क्या है, एडवांस रूलिंग अथॉरिटी की लोकेशन है। ये तुम्हारा पूरे यहाँ पे सिर्फ वन टाइम रीडिंग है। अब अपन स्टार्ट हो रही है 26/5/2017 के बाद वाला, ऑन और आफ्टर 26/5/2017, दैट इज ऑन 101, पेज नंबर 101, 25/5/2017, ऑन आफ्टर, ऑन आफ्टर, ऑन उस दिन से भी है। अब चेयरपर्सन, चेयरमैन हाईलाइट करके क्या आएगा, सुप्रीम कोर्ट जज, सिर्फ जज सुप्रीम कोर्ट, जज सुप्रीम कोर्ट। और सबके लिए याद रखना, क्वालिफाई भी होगा तो भी चलेगा, क्वालिफाइड भी चलेगा। तो जज सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट। था भी, ये देखो इज और हैज बीन लिखा है, इज और हैज बीन, अगर वो था भी ना पास्ट में तो भी बन सकता है। तो ये वर्ड्स याद रखना, था तो भी बन सकता है तो भी बन सकता है, तो पास्ट भी है प्रेजेंट भी है तो भी बन सकता है। ये वर्ड्स याद रखना, केस स्टडी इन्हीं पे बनती है, ठीक है। इसके बाद आ जाओ वाइस चेयरमैन पे। वाइस चेयरमैन में क्या है, क्वालिफाइड जज हाई कोर्ट, जज हाई कोर्ट, हाई कोर्ट जज।
रेवेन्यू में क्या आएगा, CBDT लिखा है ना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, CBDT, या फिर ये इंडियन कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज सर्विस, इसके लिए लिखना है ये तुम्हें लास्ट में लिखा है सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, तो CBDT या सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज कस्टम, और इसके आगे लिख लो परफॉर्म फंक्शन फॉर 3 years, 3 साल फंक्शन परफॉर्म करने, और अगर तुम्हारे इसमें नहीं लिखा है तो लिख लो परफॉर्म फंक्शन फॉर 3 years, और लिखा है तो सिर्फ 3 years को क्या कर लो, हाईलाइट कर लो। ठीक है, डन। फिर आ गया तुम्हारा लॉ मेंबर, तो लॉ मेंबर में डिस्ट्रिक्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को हाईलाइट करो और 10 years को हाईलाइट करो, डिस्ट्रिक्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को हाईलाइट करो और 10 years को हाईलाइट करो। कर लिया, फिर आ जाओ टेन्योर पे। टेन्योर कितना है अपॉइंटमेंट का, चेयरमैन हो, वाइस चेयरमैन हो या मेंबर कोई भी हो, सीधे अपॉइंट होंगे 3 years, 3 साल के लिए अपॉइंट होंगे वो। ठीक है, फिर रीअपॉइंटमेंट दिख रहा है तुम्हें आगे, एंड द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस बट शेल बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, सिर्फ रीअपॉइंटमेंट हाईलाइट करो, रीअपॉइंटमेंट 4 years। अब यहाँ 4 years से एरो निकाल के लिख लो सब्जेक्ट टू मैक्सिमम एज अटेंडमेंट, अगर मैक्सिमम एज हम पहुंचने वाली है तो 4 साल के लिए रीअपॉइंट नहीं हो सकता, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। ठीक है, तो 4 years से लिख दो सब्जेक्ट टू मैक्सिमम एज ऑफ अटेंडमेंट। ठीक है, तो एज क्या है, चेयरमैन हाईलाइट करके 70 years, वाइस चेयरमैन 65, मेंबर्स 65, सबकी 65 इकलौता वाइस चेयरमैन हमारा 70 साल का हो सकता है। दिस कंप्लीट योर अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग का चैप्टर। ठीक है, तुम्हारा काम, ये जो मैंने पॉइंटर्स दिए हैं इन पॉइंटर्स को लिखना, पहला जो पॉइंटर है वो पॉइंटर लिखोगे, नीचे सिर्फ ये पॉइंट बनाना है, 4-5 पॉइंट्स ही बनने चाहिए, पूरी लैंग्वेज मत लिखना, अभी सिर्फ पॉइंटर्स होने चाहिए। जैसे बाइंडिंग किस पे है, तो जो हाईलाइट किए ना वो दिमाग में अगर है अभी तुम्हारे, तो बिना देखे सिर्फ तुमको वो चीजें लिख के रखनी। ये समझ लो क्लासरूम में जैसे होता था ना बचपन में, यहाँ टीचर याद कराती थी, घर पे होमवर्क मिलता था कि लिख के रखो, बस उतना, तुमको आधे घंटे भी नहीं लगेंगे लिखने में, लिख लेना, ये रजिस्टर हो जाएगा यहाँ पे। अगर सच में एग्जामिनेशन चाहते हो तो इतनी मेहनत करना। समझ पा रहे हो, उससे पॉइंट डाला, IT अथॉरिटी बाइंडिंग में पॉइंट डाला, तुम्हारा SSC पे पॉइंट डाला, सेम ट्रांजैक्शन पे, बस इतना ही लिखना है, कीवर्ड्स ही लिख के कॉपी में खत्म करने हैं बस। ये तुम्हारी कॉन्सेप्ट कॉपी बनती जाएगी, ये बुक बंद हो जाएगी, क्योंकि जो लिखा हुआ खुद का है ना वो ज्यादा मेमोरी में रहता है, इमेज कैप्चर हो जाती है, एक इमेज मेमोरी भी होती है, तो वो करना है। ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स फॉर टुडे। अब जिन को रजिस्टर करना है दे कैन रजिस्टर, वो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होते जाएंगे। सारी शीट, अभी क्वेश्चन एनालिसिस भी बचे हैं, बहुत सारी चीजें कि क्वेश्चन बनते कैसे हैं वो भी सीखेंगे, ताकि पता हो कि दिमाग कैसा कैसा चलता है। एक पेपर मेकर का दिमाग भी पता होना चाहिए, पेपर चेकर का दिमाग भी पता होना चाहिए। जब ये दोनों चीजें पता चल गई ना, उसके बाद कोई रोक नहीं सकता अच्छे मार्क्स लाने से। ठीक है, तो जिन को रजिस्टर होना है वो रजिस्टर हो जाना, वो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, तो उनको ये शीट्स क्या कर दूंगी, प्रोवाइड कर दूंगी। जो कल क्लास में आने वाले हैं, आने से पहले अटेंडेंस क्या होती है, PDF तुम्हें मुझे सेंड करना है कि तुमने लिख लिया है। लिख लोगे तुम्हारा ही बेनिफिट है, नहीं लिखोगे तो तुम क्लास के बाहर होगे उस दिन के लिए, तो तुम्हारा ही लॉस है। ठीक है, चलो मिलते हैं DT में 7:45 पे, 5-1 मिनट का 10 मिनट का IDT में। ठीक है, 5-10 मिनट का ब्रेक है, चलो ठीक है, ओके, बाय बाय।